तो तोड़ मालिक, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वटेवर जो अभी हो रहा है, अभी गुड नाइट हो रहा है वैसे तो गुड नाइट मालिक, तोड़ मालिक, वेलकम बैक। अभी आते हैं अपन सेकंड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और मेरे ख्याल से आपने जो फर्स्ट पार्ट देखा होगा कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझा होगा और सारी चीज़ें समझी होंगी। कहीं पर भी कोई डाउट आया रहेगा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कमेंट सेक्शन में आप डालिए, ओके, जिसको रिस्पॉन्ड कर लेंगे। बट नेवरदलेस आई डू थिंक कोई डाउट आने का चांस होना नहीं चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली कम टाइम में बहुत अच्छे से कॉन्साइज कवर हो चुका है आपका। ओके, अभी अपन जा रहे हैं आगे के सेक्शंस में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पार्ट 1 में हमने वो कवर किया हुआ है। सेक्शन कहाँ से कवर किया हुआ है मालिक? सेक्शन 4 से लेकर, अगर आपको याद होगा, सेक्शन 60 तक कवर किया है। बीच में डेफिनेटली 26 सेक्शन से लेकर 39 सेक्शन तक कहीं पर नहीं है, और 40 सेक्शन से जो चालू हो रहा है और 60 तक जा रहा है, उसमें भी कोई कोई सेक्शंस मिसिंग है, कोई कोई सेक्शन मतलब जो अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 82 से। 82 से चालू हो रहा है, 82 से लेकर 98 तक हम लोग चालू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ओके, सेक्शन 123 से लेकर 131 तक ओके कवरेज होगा, एंड आफ्टर दैट ओके द सेक्शन 138 से लेकर 148 में होगा। वैसे मैं पार्ट बता दूं, ये वीडियो सीरीज में या ये सेकंड पार्ट में अपने को क्या मिलेगा, और ये सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो सर इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना मिलेगा? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी, यानी यहाँ पर जो भी पर्सन है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, कल के एग्जाम्पल्स मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने शशांक के कहने पर उसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया, यानी मैंने साइन किया, शशांक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझ पर बनाया और मैंने उसको साइन किया, और मैंने पी या शशांक को दिया या उमेश को रखा, और उमेश ने फिर आगे आदित्य को दिया, आदित्य ने नित्य को दिया, नित्य ने कुमकुम को दिया। अभी कुमकुम ओके कब कब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओके डिस्चार्ज कब हो जाएगा, ओके वो कंटेक्स्ट अपन पहले पढ़ेंगे, जो सेक्शन 82 से लेकर 90 तक कवर करेंगे। और उसके बाद ओके डिसऑनर की कहानी आएगी सेक्शन 91 से लेकर 98 तक। डिसऑनर की कहानी मतलब क्या होगा और डिस्चार्ज मतलब क्या होगा, एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, ओके ये दोनों आगे के मतलब ऐसे 82 से लेकर 90 तक, 91 से लेकर 98 तक, यानी ऑलमोस्ट सेक्शन के इस तरह से अलाइंड है। तो सर यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्चार्ज और डिसऑनर में दोनों में फर्क क्या है? डिस्चार्ज में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कहानी खत्म हो चुकी है, ओके ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, अब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डिसऑनर में क्या हुआ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो या तो एक्सेप्ट नहीं हुआ या तो उसका पेमेंट नहीं हुआ और वो डिसऑनर हो गया। वो केस में अपने को क्या करना है, कैसे आगे जाना है, वो अपन पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक सेक्शन है, बहुत आराम से जाने वाले सेक्शन है, यहाँ पर कहीं पर भी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, एक हाथ पर्टिकुलर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आपको सवाल आ सकता है और वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट मेक इट श्योर, आप ध्यान रखिए जितना सेक्शन याद रहेगा उतना अच्छे से आप लिख पाओगे आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब आंसर छोटे हो जाते हैं सेक्शन नंबर की वजह से अपने आंसर अच्छे रहेंगे। ओके, तो अपन अभी जो बात करेंगे वो डिस्चार्ज और डिसऑनर पे बात करेंगे। ये होने के बाद अपन चेक्स की बात करेंगे और उसके क्रॉसिंग के प्रकार पे बात करेंगे। एंड वन दैट इज डन, ओके, अगर चेक डिसऑनर होता है बिकॉज ऑफ नॉन इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, उसके ऊपर बात करेंगे सेक्शन 138। और उस केस में आप कहां पर जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कौन से कोर्ट में जा सकते हो, ये डिस्कशन होगा, जो कि अपना लास्ट पार्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो पहले बात करते हैं डिस्चार्ज के पॉइंट पे। ओके, तो यहां पर होगा, अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 11 जो आपके टेक्स्ट बुक में होगा, वो पॉइंट नंबर 11 पे आएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। ओके, यहां पर सबसे पहले पार्ट करते हैं सेक्शन 82 में। 82 का कॉन्सेप्ट अपन बात करते हैं। यहां पर डिस्चार्ज होने के तीन तरीके हैं, 82A, 82B, 82C। सर डिस्चार्ज होने के तीन तरीके क्या है? सबसे पहला नाम है कैंसलेशन, यानी अगर आपको याद होगा कल वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अगर आपको याद होगा, ओके बिल बना किसके ऊपर था? बिल बना था अमित के ऊपर। ओके, बिल बनाया किसने था? ओके, बिल बनाया था ओके शशांक ने, और शशांक ने जो बिल बनाया था वो किसके कहने पे, किसके लिए पेमेंट करने के लिए बनाया था? उमेश के लिए पेमेंट करने। उमेश ने ये बिल निगोशिएट किया किसको? आदित्य को। आदित्य ने किसको निगोशिएट किया? नित्या को। नित्या ने किसको निगोशिएट किया? नित्या ने निगोशिएट किया कुमकुम को, अगर आपको याद है। ओके, अब कुमकुम ने ना आदित्य का नाम निकाल दिया। अब मेरे को बताओ, क्या आदित्य डिस्चार्ज हो गया लायबिलिटी से? आंसर इज यस, क्योंकि कुमकुम ने उसको कैंसिल कर दिया। अब क्या नित्या भी कैंसिल हो गई? आंसर इज यस। ये नित्या जो कैंसिल हुई है, ओके ये तो लॉजिक अपन ने डिस्कस किया हुआ ही था। इफ यू रिमेंबर, अगर कैंसिलेशन ऑफ पर्सन बीच में जब भी एंडोर्स किया, तो अगर आपने कोई लायबिलिटी है, कुछ कारण है, तो अगर आपने कैंसिल किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो ही जाता है। ये अपन ने ऑल टुगेदर सेक्शन 40 के अंदर पढ़ा था, कैंसिलेशन ऑफ एंडोर्समेंट, अगर याद है। और उसमें अपन ने ये भी डिस्कस किया कि अगर नाम कैंसिल हो गया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा आगे उसके, क्योंकि उसने अपनी पार्टी की जो उसके राइट्स है उसको इंपेयर कर दिया है। यहां पर 82 बोलते हैं, यहां पर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी एग्जांपल आपने जैसे ही कैंसिल कर दिया, ये बंदे जो है ना, ओके ये बंदे कौन से बंदे, ओके जिसका नाम आपने कैंसिल किया और उसके बाद वाले नाम जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। यानी इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि यहां पर ऐसा हो सकता है, आदित्य का जब नाम काटा कुमकुम ने, तो कुमकुम ने नित्या से पूछा कि मैं आदित्य का नाम काटना चाहती हूं। ओके, रीजन सिंपल है, कुछ कारण होगा, कुछ एग्रीमेंट होगा, कुछ एंगेजमेंट होगा, व्हाटएवर रीजन। ओके, अगर नित्या उसको कंसेंट देती है तो नित्या डिस्चार्ज नहीं होगी, 82A बोलता है। आत्मा क्लियर है? तो अगर कोई कैंसिलेशन हो गया, ओके वो कैंसल्ड पार्टी और उसके आगे वाली जो पार्टी है वो सब डिस्चार्ज हो जाती है। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट बाय कैंसिलेशन। दूसरा सिनेरियो है 82B बाय रिलीज। सर बाय रिलीज क्या होता है? सिमिलर सिनेरियो आप ध्यान रखिए, बस इतना ही होता है कि इसमें कैंसिलेशन नाम नहीं डाला जाता। ओके, यानी ये कैंसिल नहीं किया जाता निगोशिएबल
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं किया जाता, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके। और कुमकुम के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा आदित्य के साथ में, और वो एग्रीमेंट में लिखेगा अगर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ तो आदित्य पे केस नहीं किया जाएगा। आत्मा क्लियर है? ओके, दिस इज समथिंग विच इज रिलीज। सर रिलीज होता क्या है? रिलीज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कैंसलेशन, इट इज लाइक कैंसलेशन ओनली, लेकिन कैंसलेशन से कुछ अलग है, जिसमें हम लोग जो भी पार्टीज है उसको रिलीज कर देते हैं। इस केस में भी जो पार्टी ओके जो रिलीज हुई है, ओके यहां पर जैसे सेम कॉन्सेप्ट है, आदित्य तो रिलीज होगा, साथ में नित्या भी रिलीज होगी, लेकिन आपको मैंने बता दिया अगर नित्या ने अपना कंसेंट दिया है रिलीज करने के लिए आदित्य को, तो नित्या रिलीज नहीं होगी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपका और एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड बाय पेमेंट। ये सेक्शन 78 लिखा है, लेकिन 82C में ध्यान रखना, ओके। अगर पेमेंट हो चुका है, यानी इस केस में ये बिल में अमित ने ओके पेमेंट कर दिया, डोंट यू थिंक अब सारी पार्टी डिस्चार्ज हो गई? दैट्स इट। तो सेक्शन 82 क्या बोलता है? सेक्शन 82 बोलता है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। सेक्शन 82 बोलता है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी तीन केसेस में, कैंसलेशन, रिलीज, पेमेंट। कैंसलेशन, रिलीज, पेमेंट। आत्मा क्लियर है? 82A, 82B, 82C। ये होने के बाद आपके लिए अगला सेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड 83। 83 का कॉन्सेप्ट, अभी इधर थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैं सीक्वेंशियली जाऊंगा जैसे आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में समझ में आ गया होगा। सर 83 क्या बोलता है? अगर आपने बिल एक्सेप्ट करने के लिए 48 आवर से ज्यादा दिया, ओके, जो भी पार्टीज है जिन्होंने इसके लिए कंसेंट नहीं दिया वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, सर क्या बिल जो बिल बनाया जाता है, ओके, जो ड्रॉवर होता है जब बिल बनाता है ड्रॉई पे, क्या वो बिना एक्सेप्टेंस के निगोशिएट कर सकता है? आंसर इज यस, ओके। आगे वाली पार्टी जो एंडोर्सर है ना, वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर सकती है। एक्सेप्टेंस कब से कब करवाना है आपको, ये ध्यान रखना है। आपको याद होगा प्रिजम्पशन अपन ने पढ़ा था सेक्शन 118 में। प्रिजम्पशन क्या बोला था? एक्सेप्टेंस आपने कब करवाना है? बिफोर मैच्योरिटी। बस ये पॉइंट है। एक्सेप्टेंस ड्रॉवर ने ही करवाना चाहिए, कहां पर लिखा हुआ है? तो ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है। यहां पर इमेजिन करो, यही केस आप इमेजिन करो, यहां पर ये केस में क्या हुआ? ये केस में अमित के ऊपर बिल बनाया शशांक ने, और शशांक ने बिल अमित को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं किया, ओके, और उमेश को दे दिया। उमेश ने ये बिल आदित्य को दिया, समझ में कुछ आ रहा है? और आदित्य ने नित्या को दिया। अब यहां पर नित्या ने ये बिल मुझे प्रेजेंट किया, काई के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए नहीं। पेमेंट मैच्योरिटी आई नहीं है अभी तक, एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ है, एक्सेप्टेंस करने के लिए। अब ये एक्सेप्टेंस यूजुअली 48 आवर्स में होना चाहिए, 48 आवर्स से ज्यादा नहीं देना चाहिए एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडे, ओके। यानी अगर आपने 15 अगस्त को 14 अगस्त को बिल दिया होगा तो 48 आवर जब कैलकुलेट करोगे तो 15 अगस्त का 24 घंटे आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ओके। ये ध्यान रखना, ओके। तो 48 आवर्स अगर आपने एक्स्ट्रा दिए, 48 आवर्स से ज्यादा दिया, नित्या ने क्या किया? मुझे 48 आवर्स से ज्यादा दिया फॉर एक्सेप्टिंग द बिल, ओके। मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया वो डिस्कशन नहीं है। तो इसमें से जो पार्टी है जो ये 48 आवर्स से ज्यादा के लिए, ओके, मानती है कि ये 48 आवर्स ज्यादा नहीं देना चाहिए था, वो लोग सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। समझना शुरू करो, एकदम सिंपल पॉइंट है। 48 आवर्स से ज्यादा देना नहीं है। सर 48 आवर्स से ज्यादा नहीं दिया तो क्या होगा? डिसऑनर, डिसऑनर ड्यू टू सेक्शन 91 लगेगा, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है? डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सेक्शन 91 लगना चाहिए। लेकिन नित्या ने क्या किया? 48 आवर्स के ऊपर हो गए, बोला जाने देना यार अमित, और एक्सेप्ट कर लेगा, और 10-15 घंटे 20 घंटे दे देते। अब ये जब नित्या ने 10-15-20 घंटे दे दिए ना, और उसको जिसने एग्री नहीं किया, ओके, जिसने वो एग्री नहीं किया, सब डिस्चार्ज। भारत माता की जय। आई डू थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 83 में। तो 82 क्या हो गया? डिस्चार्ज ड्यू टू कैंसलेशन, रिलीज, पेमेंट। 83 क्या हो गया? 48 आवर्स से ज्यादा अगर किसी ने दिया और किसी और ने कंसेंट नहीं दिया 48 आवर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये पॉइंट में डिस्चार्ज होगा। तो सेक्शन 83 किसको एप्लीकेबल होगा? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भारत माता की जय। समझ में आया क्या? सेक्शन 83 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? ये पेमेंट, ये प्रॉमिसरी नोट और चेक के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ओके। 83 होने के बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है 84। अब 84 का कॉन्सेप्ट एक समझने को शुरू करो, उसका अगला पॉइंट आएगा 84। इसके नीचे वाला पॉइंट है 84, ओके। उसके नीचे के नीचे पॉइंट आपको मिल जाएगा 84। अब 84 की एक कहानी मैं बताता हूं, ओके। अगर ये और 84 इज एप्लीकेबल ओनली टू द पेमेंट ऑफ चेक, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर 84 में क्या होता है? 84 में अब इमेजिन करना, अमित ने चेक दिया था, किसको? शशांक को चेक दिया। अब शशांक को जो चेक दिया, ओके, वो चेक एग्जांपल बोल रहा हूं 1 अप्रैल का बना के दिया। अब ये चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? 3 महीने होती है, आपको सबको पता है। यानी 3 महीने में शशांक कभी भी डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन ओके, शशांक 3 महीने में कभी डिपॉजिट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक थोड़ा कंटेक्स्ट ऐसा डिस्कस किया है, अगर शशांक रीजनेबल टाइम में नहीं सबमिट करता है, नाउ व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन मैं आपका एग्जांपल बता रहा हूं, शशांक को मैंने 1 अप्रैल को दे दिया और शशांक 1 मई को डिपॉजिट करता है बैंक में। किस में डिपॉजिट करता है? बैंक में। और एज्यूम करो 1 मई को वो बैंक डूब चुकी है, ओके, वो लिक्विडेट हो चुकी है बैंक। अब इमेजिन करो लिक्विडेट हो चुकी है तो मेरा तो पैसा डूब गया बैंक में, ओके। आपको तो ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, जो मेरा पैसा था वो डूब गया। अब इस केस में मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, दैट फॉर श्योर।
ओके सर डिस्चार्ज कैसे हो जाओगे? रीजन सिंपल है कि मैंने चेक दिया था और आपने रीजनेबल टाइम में डिपॉजिट नहीं किया और उस केस में बैंक डूब गई और मेरे को नुकसान हुआ, ये भी समझना। वो बैंक में मेरे पैसे थे। अबे चोमू, अगर बैंक में पैसे नहीं रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। जो मेरे पैसे थे, क्योंकि मैंने तुमको जब चेक दिया तो मैं एज्यूम कर रहा हूं ना 1 लाख का चेक मैंने अगर शशांक को दिया हुआ है तो मैंने एज्यूम किया चेक कभी भी प्रेजेंट होगा तो 1 लाख तो मेरे को बैंक में रखना ही पड़ेगा। ओके यही कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया गया है और यही पॉइंट यहां पर डिस्कस किया गया है। आपने ये जो चेक है ना आपको प्रेजेंट अनडाउटफुली, वापस बोल रहा हूं मैं, चेक का वैलिडिटी 3 महीने का है तो उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं कि आपको इमीडिएटली डालना होगा। लेकिन ओके अगर रीजनेबल टाइम में नहीं किया और बैंक डूब गई तो इस केस में अमित डिस्चार्ज होगा, दैट फॉर श्योर। तो सर शशांक का पैसा डूब गया, नहीं शशांक किससे क्लेम कर सकता है? ओके बैंक से क्लेम कर सकता है, यानी इंस्टेड अमित बैंक के पास जाएगा। ओके कौन बैंक के पास जाएगा? शशांक बैंक के पास जाएगा। आत्मा समझ में आया मालिक? एवरीबडी क्लियर? लेकिन ये पॉइंट है रीजनेबल टाइम में डिपॉजिट नहीं किया तो सर व्हाट इफ अगर मैंने उसको 1 अप्रैल का चेक दिया, समझने को करो, और शशांक ने 3 अप्रैल को डिपॉजिट किया और इस टाइम पे 3 अप्रैल को बैंक डूब गई, अब इसमें अमित डिस्चार्ज नहीं होगा बिकॉज रीजनेबल टाइम समझो ना मालिक, रीजनेबल टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो पर पॉइंट वापस बोल रहा हूं सर ये रीजनेबल टाइम कितने दिन होता है? डिपेंड्स ऑन केस टू केस। आपको क्वेश्चन में देखना रीजनेबल टाइम है कि नहीं है। आत्मा क्लियर है? तो 82 गया, 83 गया, 84 गया। 84 बैंक डूब गई करके मैं कॉन्सेप्ट याद रखूंगा, 84 बैंक डूब गई करके कॉन्सेप्ट याद रखूंगा। आत्मा क्लियर है? ओके बैंक डूब गई करके, तो बैंक डूब गई तो इस केस में आप किससे रिकवरी कर सकते हो? बैंक से रिकवरी कर सकते हो। ड्रॉवर जो रहेगा चेक का वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर रीजनेबल टाइम में डिपॉजिट नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में डिपॉजिट किया और फिर भी बैंक डूब गई है तो भाई ड्रॉवर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके 84 के बाद आता है 85। 85 इधर नहीं होगा, जहां पर क्रॉसिंग ऑफ चेक में पढ़ूंगा वहां पर 85 होगा। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर। जो पेइंग बैंकर है उसकी लायबिलिटी क्या होगी या कब होगी वो डिस्कशन पॉइंट करना होगा 85 में। ओके तो उसको पेंडिंग रखेंगे, यानी डिस्चार्ज के अंदर 85 निकाल दो। तो यहां पर आप क्या ध्यान रखोगे? 82, 83, 84, 85 निकाल दो, 86 आएगा। 86 क्या है? जैसे 48 आवर का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही एक्सेप्टेंस में अगर कुछ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या लिमिटेड एक्सेप्टेंस हुआ, ओके तो जो एग्री नहीं किए वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। सेम लॉजिक आप याद रखो। अमित के ऊपर बिल बनाया शशांक ने बिल निगोशिएट कर लिया, एंडोर्स कर लिया विदाउट ओके एक्सेप्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके शशांक ने दिया उमेश को, उमेश ने किसको दिया? आदित्य को दिया, आदित्य ने नित्या को दिया। ओके जब नित्या ने मुझे बिल प्रेजेंट किया और मैंने उसको बोला नित्या को ओके ये 1 लाख का बिल है, मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूं, लेकिन ये मैं पेमेंट जो करूंगा वो एक एक्स है, उसकी डेथ के बाद ही पेमेंट करूंगा। ओके क्या डेथ के बाद पेमेंट कर सकते हैं? आंसर यस, डेथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनकाइंड में होता ही है। ओके तो डेथ में मैंने ऐसे कंडीशनल डाल दी इसके अंदर, समझ में आया? ऐसा कुछ डाल दिया। अब ये नित्या ने इसको ओके कर लिया। ओके क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है, मैं ये एक्सेप्टेंस है लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है ना। अगर नित्या ने ऐसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया तो बीच की पार्टी है वो सब डिस्चार्ज हो जाएगी। सेक्शन नंबर 86। ओके कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो 86 में अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आपने एक्सेप्ट किया तो बात खत्म। ओके सारी पार्टी डिस्चार्ज। ओके लेकिन अगर किसी पार्टी ने कंसेंट दिया इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को तो क्या बाकी सब पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी? आंसर इज नो। भारत माता की जय। जय प्राइम मालिक। आई डू थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो भाई ये लॉजिक है डिस्चार्ज का। अब डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट में और एक कॉन्सेप्ट आता है मटेरियल अल्टरेशन, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 87। व्हाट इज द मटेरियल अल्टरेशन? ओके आपको ऑल टुगेदर याद है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का अपन ने डिस्कशन किया था। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट अगर आपको याद होगा सेक्शन 20 के अंदर अपन ने क्या डिस्कशन किया था? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लैंक होता है, जिसके अंदर नाम या अमाउंट कुछ ब्लैंक छोड़ता हो। अब इमेजिन करो क्या उसमें नाम और अमाउंट भर सकते हैं? आंसर इज यस। वो इंस्ट्रूमेंट बना ही है उसी चेंज करने के लिए। लेकिन ओके अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई मटेरियल अल्टरेशन हुआ है, मटेरियल अल्टरेशन मतलब उसके डेट में अल्टरेशन किया, उसके अमाउंट में अल्टरेशन किया, पेमेंट ऑफ प्लेस, जो प्लेस ऑफ पेमेंट है उसमें अल्टरेशन किया बिना कंसेंट के, ओके भाई डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी, क्योंकि मटेरियल अल्टरेशन हुआ भाई डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सेक्शन 87 अपने को समझाता है। तो 87 क्या बोलता है? डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ मटेरियल अल्टरेशन। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ मटेरियल अल्टरेशन, यही कॉन्सेप्ट आपको आ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड कांसेप्ट ऑफ ओके 87 की कहानी याद रखना। तो सर 87 याद रखना, 88 याद रखना, 89 याद रखना, ये तीनों चीज मटेरियल अल्टरेशन से जाती है। सर तीनों चीज में मटेरियल अल्टरेशन में क्या है? पहले पॉइंट 87 को खत्म करते हैं। मटेरियल अल्टरेशन क्या है? तो अगर मटेरियल अल्टरेशन की बात करेंगे तो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर मटेरियल अल्टरेशन हुआ जिसके वजह से ओके जो पार्टी पे करने वाले लायबिलिटी है उसका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन आप चेंज कर रहे हो, ओके भाई सामने वाली पार्टी जिससे बिना पूछे आपने अल्टरेशन किया, ओके वो डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट किस तरह से कवर किया है? अब क्वेश्चन आता है सर मटेरियल अल्टरेशन मतलब क्या होता है? तो अगर थोड़ा सा आगे आप नीचे जाओगे उसी में आपको मॉड्यूल ने आंसर दिया है। ओके अगर अल्टरेशन मटेरियल कब होगा? तो एनी अल्टरेशन विच इज मटेरियल अगर ये बिजनेस इफेक्ट को चेंज करता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट के बनाया हुआ है, जो बिजनेस इफेक्ट जिस बिजनेस पर्पस के लिए बनाया हुआ है वो इफेक्ट को चेंज करता है। और दूसरा पॉइंट लीगल इफेक्ट को वो चेंज करता है। ओके यानी दो इफेक्ट याद रखना, बिजनेस इफेक्ट या लीगल इफेक्ट। जिस पर्पस के लिए बना हुआ है वो चेंज कर देता है, या जिस लीगल पर्पस के लिए बना हुआ है वो लीगल पर्पस भी लीगल इफेक्ट भी चेंज करता है। तो यहां पर जो
पार्टी जिसने बनाया हुआ है, क्योंकि मटेरियल अल्टरेशन है ना, आपने मेरे से पूछे बिना किया। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर लीगल इफेक्ट या बिजनेस इफेक्ट को चेंज करना मतलब क्या हुआ, इसको भी अपने मॉड्यूल ने क्लैरिफाई किया है। और ये मॉड्यूल ने क्लैरिफाई नहीं किया है, एक्चुअली केस से क्लैरिफाई हुआ है। सर क्या क्लैरिफाई है? ओके, तो यहां पर इन लोग ने बोला है अगर डेट में आपने चेंज किया, ओके, अगर आपने जो सम पेबल है उसमें चेंज किया, टाइम ऑफ पेमेंट चेंज किया और प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज किया, भारत माता की 4 पॉइंट समझ में आया, टाइम, डेट, प्लेस, ओके, और उसके अलावा अमाउंट, इसके अंदर आपने चेंजेस किए, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका मटेरियल अल्टरेशन माना जाएगा और सामने वाली पार्टी जिसने ये इंस्ट्रूमेंट दिया था वो बंदा डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट्स इट, ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन मेरे को बताओ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में डोंट यू थिंक मैं तो सम पेबल ब्लैंक ही रखता हूं? ओके, क्या मैं डेट भी ब्लैंक रख सकता हूं? आंसर इज यस। ओके, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का, इसीलिए इस सेक्शन को एक्सेप्शंस है। और वो एक्सेप्शंस कौन से है, वो एक्सेप्शन आपको एक थोड़े से पॉइंट में आगे दिए हुए। ये सेक्शन के एक्सेप्शन कौन से है? सबसे पहला, ओके, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20, ये एक्सेप्शन रहेगा। रीजन सिंपल है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको याद है सेक्शन 49 एंड 55 कल मैंने साथ में पढ़ा था, याद है आपको, मैंने बताया था बियरर इंस्ट्रूमेंट आगे जाता है और जो बंदा उसका नाम भरेगा, ओके, वो जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है वो निकल जाएंगे। ओके, मालूम है ना, उस पर केस ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि एंडोर्सर का नाम ही नहीं है। ओके, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट, तो डोंट यू थिंक बियरर इंस्ट्रूमेंट जो कैरी हो रहा है वो जब सामने वाली पार्टी का नाम भरेगा, ओके, और अमाउंट भरेगा, कुछ भरेगा, क्या वो चलेगा? आंसर इज यस। क्या ऐसा है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बेरर बना सकते हैं? यस, कल अपन ने लेक्चर में देखा था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर बेरर बना तो क्या उसके बाद वापस ऑर्डर बेरर इंस्ट्रूमेंट को अपन नाम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? आंसर इज यस। ये पॉइंट ओके वापस दिया है सेक्शन 49 में। तो सेक्शन 20, सेक्शन 49 और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ऑफ चेक। यानी अगर मैंने चेक दे दिया और आपने उस पर 2 लाइन बना दी, क्रॉसिंग मतलब क्या होता है मालूम है ना, 2 लाइन बनाना। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ चेक। ओके, ये बना दिया तो भी ये मटेरियल अल्टरेशन माना जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये 3 क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं मालिक। आत्मा समझ में आ रहा है? ये क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शंस? एक्सेप्शन मतलब क्या? ये मटेरियल अल्टरेशन है लेकिन इसकी वजह से सामने वाली पार्टी को डिस्चार्ज होगा नहीं। ये मटेरियल अल्टरेशन वैलिड है लॉ की नजरों में, ये मटेरियल अल्टरेशन वैलिड है लॉ की नजरों में। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो 87 क्या बोलता है? ओके, 87 बोलता है अगर मटेरियल अल्टरेशन हुआ, अब क्वेश्चन आता है मटेरियल अल्टरेशन क्या है? तो सवाल आया मटेरियल अल्टरेशन क्या लिखोगे? तो आप 2 चीज लिखोगे, बिजनेस इफेक्ट चेंज करता है, लीगल इफेक्ट चेंज करता है। अब सवाल आता है बिजनेस इफेक्ट और लीगल इफेक्ट चेंज करना मतलब क्या चीज? 4 चीजें, टाइम, डेट, प्लेस एंड सम पेबल। अगर ये 4 में चेंजेस होता है तो मटेरियल अल्टरेशन है। तो सर मटेरियल अल्टरेशन हुआ तो जो भी बंदा है जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, इसमें मटेरियल अल्टरेशन हुआ, उससे पूछे बिना हुआ है, बात खत्म, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट खत्म है, सिंपल है, उसने जो इंटेंशन दिया हुआ है, ओके, खत्म है इंटेंशन का कॉन्सेप्ट आत्मा। ओके, यही लॉजिक आपको याद रखना है। लेकिन ये बोलते हैं इसके अंदर एक्सेप्शन है। सर कौन सा एक्सेप्शन है? सेक्शन 20 इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो जब दिया गया है तो हमारा इंटेंशन ही था कि उसका आप फिल करोगे। सेकंड, सेक्शन 49 जिसमें ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, बेरर को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, इंटेंशन ही वैसा है। सेक्शन 125 जिसके अंदर क्रॉसिंग ऑफ चेक होता है, जिसके अंदर चेक को अपन क्रॉस करते हैं। आत्मा क्लियर है? और इसके बाद आता है और एक है अपरेंट अल्टरेशन। अपरेंट अल्टरेशन सेक्शन 89 के कांसेप्ट में है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरेंट अल्टरेशन? एक बार रीड करिए। द अल्टरेशन शुड बी एन अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज इट रिमेंस वैलिड सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी अगर कोई अल्टरेशन है जो अपेरेंट है, अपेरेंट अल्टरेशन है, तब जाके आप बोलोगे ये मटेरियल अल्टरेशन है। लेकिन अगर वो फेस पे दिख ही नहीं रहा है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के अगेंस्ट ये कॉन्सेप्ट कर ही नहीं सकते। यानी एग्जांपल, ओके, अगर एग्जांपल बोल रहा हूं 1000 का इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है, ओके, 1000 की जगह ये किसी ने 10,000 कर दिया, ये अपेरेंट अल्टरेशन दिखा तो ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। लेकिन ये अपेरेंट है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, ओके, ये अल्टर करके दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो इस केस में ये मटेरियल अल्टरेशन माना जाएगा। ये कंटेक्स्ट किस हिसाब से? चेक के हिसाब से। एज्यूम करो मैंने चेक बनाया था 10,000 का। ओके, सामने वाली पार्टी ने, मैंने चेक किसको दिया था? शशांक को। शशांक ने क्या कर दिया? ओके, 10,000 का 1 लाख कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये अपरेंट अल्टरेशन दिख ही नहीं रहा है और ये इंक विंक सब कुछ, उसके शशांक साला पेन वेन ढाप के लेके गया मेरा। ओके, सब कुछ उसने सब कुछ किया हुआ है। इस केस में मटेरियल अल्टरेशन दिख नहीं रहा है। तो सेक्शन 89 बोलता है अगर मटेरियल अल्टरेशन दिखता नहीं है, ओके, मटेरियल अल्टरेशन दिखता नहीं और पेइंग पार्टी है, जिसने पे कर दिया है, पेइंग पार्टी लायबिलिटी से मुक्त है। ओके, यानी एग्जांपल चेक अगर बैंक से क्लियर हो गया है, ओके, मैं बैंक के आगे इस केस नहीं कह सकता कि भाई यार 1,10,000 का चेक दिया था 1 लाख है, मुझे वो बताना पड़ेगा, अपेरेंट दिखना चाहिए। इफ यू रिमेंबर पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10, ओके, जो अपेरेंट टेनर के हिसाब से दिख रहा है उसके हिसाब से पेमेंट किया है तो खत्म है, डिस्चार्ज हो जाएगी पेइंग बैंकर। लेकिन यहां पर मेरे को बताना पड़ेगा, दिख ही नहीं रहा है, अल्टरेशन दिख ही नहीं रहा है, आप कैसे बोल सकते हो ये अपेरेंट अल्टरेशन, मटेरियल अल्टरेशन है? आत्मा समझ में आया? तो अगर कोई सेक्शन 89 बोलता है अगर मटेरियल अल्टरेशन जो आप 87 की बात कर रहे हो अगर वो नहीं दिख रहा है, भारत माता की जय मालिक, ओके, तो यहां पर आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। किसके अगेंस्ट? जिसने पेमेंट किया आपके बिहाफ पे। भारत माता की जय। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, अब यहां पर और एक चीज, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करो। सर क्या ऐसा हो सकता है, ओके, जब अल्टरेशन हुआ
ओके जब अल्ट्रेशन हुआ तो एंडोर्सर था, उसको ये मालूम था अल्ट्रेशन है। जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंडोर्सर है। एंडोर्सर ने जब ये एंडोर्सी को दिया तब उसको मालूम था ये मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ है। ओके क्या हुआ है? मटेरियल अल्ट्रेशन। ओके यानी जो पहली वाली पार्टी है उसने 1000 का चेक दिया या 1000 का इंस्ट्रूमेंट दिया, उसने 10,000 का दिया। किसने कर दिया? एंडोर्सर ने कर दिया 10,000, और उसने एंडोर्सी को दे दिया। ओके जब ये एंडोर्सी के पास आया, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, थोड़ा टेक्निकली सोचो इस केस में। ओके अब एंडोर्सी, ओके जो ये एंडोर्सी होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, ये जाता है जो भी पहला वाला पार्टी है, जो भी ड्रॉई है उसके पास जाता है और बोलता है पेमेंट करिए बिल का। ओके ड्रॉई बोलता है मैंने 10,000 का बिल बनाया था, ओके 1 लाख का बिल मैं भाई ये नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये होगा भाई यार ये मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये बोलते हैं ओके अब इसका मतलब मैंने क्या बोला, सारी पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन जो एंडोर्सर था जिसको पता था कि मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ है, क्या वो डिस्चार्ज होगा? आंसर इज नो, एंड दैट इज वेयर सेक्शन 88 कम्स इनटू पिक्चर। तो 87, 88, 89। 87 क्या बोलता है? मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है? इसका आंसर मैंने आपको समझा दिया, बिजनेस इफेक्ट, लीगल इफेक्ट, और जिसको मैंने आंसर को 4 पॉइंट में दे दिया है, सम पेएबल, टाइम, प्लेस, डेट, ये 4 पॉइंट हुआ तो मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा और इसमें डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद 88 में क्या बताया? 88 में ओके अगर मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ है और एंडोर्सर को पता है, यानी जिस बंदे को पता है, एक्चुअली जिस बंदे को पता है कि मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ है और ये मटेरियल अल्ट्रेशन की वजह से कोई ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है, ओके इफेक्ट होने वाला नहीं है, ओके तो आपको ये समझना होगा इसमें वो जो एंडोर्सर है, जो बीच की पार्टी है, वो डिस्चार्ज नहीं होगी। और 89 क्या बोलता है? अगर मटेरियल अल्ट्रेशन एपरेंट नहीं है, दिख नहीं रहा है, इस केस में अगर कोई पेइंग बैंकर या पेइंग करने वाला बंदा है, उसने पेमेंट बरोबर एपरेंट टेनर के हिसाब से कर लिया है, ओके वो डिस्चार्ज होगा। 87, 88, 89। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा आपको। इसके अंदर एग्जांपल दिए, एक बार एग्जांपल रीड कर लेना। कौन से वाले के अंदर? 88 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सर। 88 के अंदर मतलब क्या? द फॉलोइंग अल्ट्रेशन डू नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टी, यानी अगर कोई अल्ट्रेशन अनइंटेंशनल था, ओके ड्यू टू एक्सीडेंट था, ऐसे कुछ है। ये 80 ये कौन से कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं? 88 को कवर करते हैं। 88 जिसमें पार्टी डिस्चार्ज नहीं होती है। ओके अब समझ में आया? एंडोर्सर और एक्सेप्टर, जो भी एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्टर को पहले से दिख ही रहा है, अरे बिल जो बना था वो 1000 रुपए का था, लेकिन जब एंडोर्स हुआ वो 10,000 का हुआ, और जब एक्सेप्टर में आया उसने 10,000 को एक्सेप्ट किया, अब वो कैसे बाद में बोल सकता है नहीं नहीं मैं तो 1000 का सोच के बोला था? ऐसा नहीं हो सकता, बाद में नहीं बोल सकता। 88 ये बोलता है, और 89 का मैंने आपको बता दिया क्या कॉन्सेप्ट है। आत्मा क्लियर है? और 90 सेक्शन क्या बोलता है? अगर आपने बिल, ओके एक एडिशनल है 90th सेक्शन, ओके जहां पर आपको मैंने बताया था बिल कमिंग टू द एक्सेप्टर हैंड्स आफ्टर मैच्योरिटी, ये तो मैंने आपको कल बताया था इफ रिमेंबर। ओके क्या सर नेगोशिएशन आफ्टर मैच्योरिटी हो सकता है? आंसर इज यस, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो नेगोशिएशन आफ्टर मैच्योरिटी हुआ तो क्या पॉइंट है, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर ही रहेगा उसके पास जो पावर होंगे वो ट्रांसफर के होंगे, याद है? और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। ये अपने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था मालिक, कल के लेक्चर में आप देख सकते हो। ओके अब सवाल ये आता है, लेकिन मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझाता है, अगर वो नेगोशिएशन बैक करके एक्सेप्टर ये उस बंदे के पास उसके हाथ में ये बिल आ जाता है, ओके तो वो नेगोशिएशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिस्चार्ज। एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, बिल कमिंग टू द हैंड्स ऑफ एक्सेप्टर्स हैंड आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद नेगोशिएशन बैक करके एक्सेप्टर के हैंड के पास है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके पूरे सारी पार्टी, जितनी भी पार्टीज नेगोशिएशन के अंदर है वो सबके सब डिस्चार्ज हो गई। सेक्शन 90। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में तोड़ रखना होगा। तो 82 से लेकर 90 तक अपन ने कवर किया। 82 में क्या कवर किया? 82 में अपन ने बोला डिस्चार्ज ड्यू टू पेमेंट में नहीं बोला खाली मैंने, डिस्चार्ज ड्यू टू कैंसिलेशन, रिलीज, पेमेंट, ये लॉजिक याद रखिए। सेकंड सिनेरियो अपन ने बोला 84 में अपन ने क्या कवर किया? अगर 48 आवर्स से ज्यादा टाइम दिया तो भाई आप डिस्चार्ज हो जाओगे, आपसे पूछे बिना किया करो। 85 में अपन ने क्या कवर किया? 82, 83 में अपन ने 40 आवर्स है। 84 में अपन क्या कवर करेंगे? अगर बैंक डूब गई तो, इफ रिमेंबर। 85 के अंदर मैंने बोला आगे पढ़ेंगे लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर। 86 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? अगर आप बिल कुछ एक्सेप्ट किया है और कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो उस केस में जो पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो पार्टी ने कंसेंट नहीं दिया, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। 87 मटेरियल अल्ट्रेशन। 88 जो एंडोर्सर है उनकी लायबिलिटी नहीं जाएगी। 89 मटेरियल अल्ट्रेशन अगर विजिबल नहीं है और उसके बिना बिहाफ पे पेमेंट हो चुका है तो वो डिस्चार्ज है। ओके मतलब वो केस नहीं कर सकता जिस बैंक के अगेंस्ट बैंक बोल रही है भाई मैंने पेमेंट कर दिया। और 89 के बाद 90 है। 90 में अगर बिल मैच्योरिटी के बाद एक्सेप्टर के हाथ में आता है तो ऑटोमेटिकली बिल डिस्चार्ज होता है, क्योंकि एक्सेप्टर उसको फर्दर निगोशिएट नहीं कर सकता। भारत माता की जय। 90 तक क्लियर है मालिक? एवरीबॉडी, ये होने के बाद अपन जाते हैं सेक्शन 91 की तरफ, और 91 इज ऑल अबाउट डिसऑनर। अब डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो कारण से होता है, एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस और एक होता है नॉन पेमेंट। लेकिन आपको एक चीज समझनी जरूरी है, नॉन एक्सेप्टेंस कहां पर हुआ? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके ये प्रोमिसरी नोट और चेक में हो ही नहीं सकता। तो सेक्शन 91 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट होता है, ये सेक्शन 92 है, और ये एप्लीकेबल होता है तीनों के लिए। ओके प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ओके इसके अंदर है नॉन पेमेंट है। तो पहला सवाल ओके सबसे पहले आता है नॉन एक्सेप्टेंस मतलब क्या? लॉजिक सिंपल है। ओके बिल प्रेजेंट किया ओके एक्सेप्टेंस के लिए और बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो सर क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपने
मुझे बिल दिया आपने, मतलब शशांक ने मुझे बिल दिया और मैंने उसको रिफ्यूज किया, कितने अंदर के 48 आवर्स के अंदर मैंने उसको बोल दिया मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, जब मैंने 48 आवर्स से ज्यादा ले ली है तो ऑल टुगेदर नॉन एक्सेप्टेंस जैसे ही माना जाएगा। ओके, प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज किया, शशांक मेरे पास आ रहा है मैं मना कर रहा हूं, चल 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 निकल दे। ओके, ड्रॉई इनकम्पिटेंट बन गया। ओके सर, इनकम्पिटेंट बनने का कारण एकदम याद रखना, इनकम्पिटेंट होने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ओके, याद रखना, माइनर मत बोलना, माइनर पहले से है वो हो ही नहीं सकता, लेकिन व्हाट इफ इंसॉल्वेंट बन गया, ओके अनसाउंड माइंड हो गया, मैं पागल हूं गया। ड्रॉई इज ए फिक्टिशियस पर्सन, ये भी डिस्चार्ज ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस है, याद है फिक्टिशियस पर्सन में। लेकिन मैंने आपको फिक्टिशियस पर्सन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर बताया था। ओके, ये सेक्शन 41 में अपने कवर किया था। फिक्टिशियस पर्सन में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। लेकिन अगर ड्रॉई फिक्टिशियस, पर उसमें क्या था, ड्रॉई फिक्टिशियस नहीं था, पे फिक्टिशियस था। यहां पर ड्रॉई खुद फिक्टिशियस है, अभी कोई पर्सन ही नहीं है। ओके, और शशांक ने बिल बनाया अमित आदर, और अमित आदर कोई बंदा ही नहीं है। ओके, अब कोई बंदा ही नहीं है तो कौन एक्सेप्ट कौन करेगा मालिक, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके अलावा ड्रॉई फाउंड ही नहीं। ओके, आप अमित आदर को ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा साला, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, बात खत्म। ओके, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस सेक्शन 91, आत्मा क्लियर है। ओके, 92 डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट, ये तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको 3 शब्द को ध्यान रखना है। अगर बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है एंड ओके चेक है, तो सर डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट कैसे होगा। अगर 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 ओके याद रखना, ओके मेकर ऑफ नोट, एक्सेप्टर ऑफ बिल एंड ड्रॉई ऑफ चेक। ओके, क्या क्या बोला मैंने, 3 वर्ड, मेकर ऑफ नोट, मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, अगर वो डिसऑनर करता है, वो पेमेंट नहीं करता। ओके, एक्सेप्टर ऑफ बिल, ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मत लिखना, एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने कल समझा दिया था। और तीसरा पॉइंट, ड्रॉई ऑफ चेक, अगर ये 3 जन पेमेंट नहीं करते तो डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट माना जाएगा। सेक्शन 92, भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ओके, अब ये सेक्शन 92 जैसे ही खत्म हो जाता है, ओके खत्म हो गया मालिक, लेकिन इसमें एक केस स्टडी आप ध्यान रख लेना। सर ऐसा हो सकता है, ओके शशांक ने किसको, मेरे को बिल बनाया, और बिल बनाने के बाद किसको दिया था, उमेश को दिया। उमेश ने ना, ओके मैच्योरिटी डेट आ गई, उमेश ने मुझे बिल कुरियर किया, मैंने वो कुरियर एक्सेप्ट करने से मना किया, ये भी डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट माना जाएगा। आत्मा क्लियर है। रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर इवन कुरियर या पोस्ट मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं, ओके इट इज डीम्ड डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। आत्मा क्लियर। बट डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट 3 ही जन करेंगे। 3 जन कौन, अगर प्रॉमिसरी नोट है तो बात करें मेकर, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है कौन बात करेंगे, ओके दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर, और अगर चेक है तो ड्रॉई की बात करेंगे। आत्मा क्लियर है। ड्रॉई मतलब बैंक की बात करेंगे। ये होने के बाद 92 का कहानी खत्म हो जाती है। आत्मा क्लियर है। 93 ओके बात करता है डिसऑनर, जो डिसऑनर हुआ उसका क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। अब सवाल ये नोटिस किसको किसको देना पड़ेगा और कौन कौन देगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नोटिस कौन देगा और किसको किसको दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है नोटिस कौन देगा। नोटिस जो भी पार्टी लायबल होगी वो सारी पार्टीज नोटिस देगी। ओके, जो भी पार्टीज लायबल होगी वो पार्टीज को नोटिस दिया जाएगा। ओके, यानी एग्जांपल, ओके जो भी होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है या होल्डर है, वो नोटिस देगा, और वो नोटिस सारी पार्टीज लायबल है उनके पास जानी चाहिए, सारी पार्टीज लायबल है उनके पास जानी चाहिए। सर ये नोटिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉजिक सिंपल है, मेरे को बताओ। ओके, अपने ही सीक्वेंस में देखो, अमित ने बिल बनाया, शशांक ने बिल बनाया, अमित ने साइन किया, ओके उसने उमेश को दिया, उमेश ने किसको दिया था, ओके आदित्य को दिया, आदित्य ने नित्या को, नित्या ने कुमकुम को दिया, कुमकुम ने मुझे प्रेजेंट किया और मैंने उसको डिसऑनर किया। अब इमेजिन करो कुमकुम को खाली पता है कि मैंने डिसऑनर किया, बाकी सब पार्टी को क्या लग रहा है अमित ने ऑनर कर दिया होगा, तो बाकी सब पार्टी को बताना पड़ेगा अमित ने डिसऑनर किया हुआ है। तो कुमकुम किसको नोटिस देगी, कुमकुम नित्य को देगी, नित्य किसको देगी, आदित्य को देगी, आदित्य किसको देगा, उमेश को, उमेश किसको देगा, ओके शशांक को। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो नोटिस शुड बी गिवन बाय हुम, होल्डर इन ड्यू कोर्स टू होल्डर और ऑल पार्टीज हु आर लायबल। आत्मा क्लियर है। और नोटिस किसको देनी है, नोटिस ऑल पार्टीज को देनी है एक्सेप्ट ये 3 नाम जो मैंने अभी आपको समझाया सेक्शन 92 में 3 नाम कौन से ओके कौन से मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ओके एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ड्रॉई ऑफ चेक। ओके लॉजिक है, इनको ऑलरेडी पता है क्योंकि इन्होंने खुद ने डिसऑनर किया है। तो याद रखना सेक्शन 93 क्या बोलता है, 93 बोलता है नोटिस किसको देनी है, ओके नोटिस किसको देनी है, ओके बाय नोटिस को कौन देगा और किसको देनी है। ये 2 कॉन्सेप्ट कवर करते हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इजी है जो मैंने आपको अभी बताया। आत्मा क्लियर। ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिस भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब सवाल आता है 94 क्या बोलता है, सर नोटिस कैसे देनी है। ओके, नोटिस टू हुम, नोटिस बाय हुम, ये अपन डिस्कस कर लिया। 94 क्या बोलता है, 94 बोलता है मोड्स ऑफ नोटिस क्या होगा, नोटिस कैसी देनी चाहिए। सर क्या नोटिस ओरल दे सकते हैं, आंसर इज यस। क्या नोटिस रिटर्न दे सकते हैं, आंसर इज यस। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इंटेंशन है खाली सामने वाली पार्टी को मालूम पड़ना चाहिए। डेफिनेटली आप ओरल दोगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने नोटिस दी हुई है, इसके लिए कुछ एविडेंस आपके पास होना चाहिए। आपका यहां पर मोड कैसा है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इसके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एम्फसाइज नहीं करता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एम्फसाइज क्या करता है, आपने नोटिस देनी जरूरी है। अब सवाल आता है ओके अगर कोई पार्टी है जो लायबल था जिसको नोटिस देनी है, अगर वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो नोटिस किसको दी जाएगी, तो इंसॉल्वेंट हो गई तो उसके एसआईनी को, लिक्विडेटर को दी जाएगी। अगर कोई पार्टी वो मर गया तो किसको नोटिस दी जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस दी जाएगी। आत्मा क्लियर है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो। 94 बोलता है नोटिस के ऊपर आप ज्यादा एम्फसाइज मत करो कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है या रिटर्न है ओरल है, बस आप एंश्योर करो कि नोटिस जा रही है। आत्मा क्लियर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट होने के
के बाद सेक्शन 95 बोलते हैं ओके मेक श्योर पार्टी रिसीविंग मस्ट ट्रांसमिट द नोटिस ऑफ डिसऑनर। ओके एकदम क्लियर कट ध्यान रखिए, अगर कोई भी पार्टी है जिसको डिसऑनर की नोटिस मिलती है ओके ये एंश्योर करना चाहिए कि प्रायर पार्टी को अगर लायबल करना है तो नोटिस ऑफ डिसऑनर सबको मिलना चाहिए, तब जाके प्रायर पार्टी लायबल होगी। ओके अगर प्रायर पार्टीज को नोटिस नहीं किया, यानी एग्जांपल कुमकुम ने किसी को नोटिस नहीं दिया, प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि उनका एजम्पशन ही क्लियर है ना कि भाई उनका सब कुछ मिल गया है। तो प्रायर पार्टीज के पास भी नोटिस जानी चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम, याद रखना नोटिस जानी चाहिए ओके विद इन रीजनेबल टाइम। आत्मा क्लियर है ओके। हाँ ऐसा हो सकता है कोई प्रायर पार्टी बोले, इफ रिमेंबर अपने बात किया था कंडीशनल एंडोर्समेंट, जिसके अंदर पहला पॉइंट था सेंस रिकोर्स सेंस फ्रियाज, उसके अलावा और एक था आपके लिए कंडीशनल, और उसके बाद था और एक फैकल्टेटिव। उसके अंदर अगर कोई पार्टी ने बोला मुझे नोटिस मत भेजना, इस केस में उस पार्टी को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है नोटिस भेजने के लिए, यानी उसको नोटिस नहीं भेजा तो भी चलता ओके। बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा कवर किया हुआ है ओके। बट टू द एक्सटेंट याद रखना आपको सारे पार्टीज को नोटिस भेजनी पड़ेगी, सेक्शन 95 बोलता है। आत्मा क्लियर है। 96 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके। याद रखना नोटिस किसको दी जाएगी, मैंने आपको क्या बोला, नोटिस या तो मैं प्रिंसिपल को दूंगा नहीं तो उसके एजेंट को भी दे सकता हूं। नोटिस एजेंट पॉइंट एकदम क्लियर रखो ओके। नोटिस भेजने वाला कौन होगा और रिसीवर कौन है ओके। अगर रिसीवर में मैं मर गया है तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ओके। मेरे एजेंट हो सकते हैं, मेरी सर्वेंट हो सकते हैं, कल मैंने डिस्कस किया था ऐसा नोटिस का कॉन्टेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया। लेकिन अगर अपन ये बात करते हैं कि नोटिस भेजने वाला कौन होना चाहिए, नोटिस भेजने वाला वही बंदा होना चाहिए जो लायबल है। यानी एग्जांपल ओके समझने की कोशिश करो, ऐसा हो सकता है ओके नोटिस कुमकुम ने नोटिस नित्या को दिया, नित्या को डायरेक्टली नहीं दिया, नित्या के किसको दिया, नित्या के सर्वेंट को दिया ओके। इसके नोटिस नित्या के एजेंट को दिया नोटिस है ओके। कुमकुम ने बोला ओके अमित ने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, और नित्या को बताया, नित्या के सर्वेंट को मान पड़ गया। अब नित्या का सर्वेंट ओके वो आदित्य को नोटिस नहीं देगा, नित्या का सर्वेंट ओके नित्या का एजेंट जो भी है वो नित्या को बताएगा, और नित्या विल बी लायबल टू गिव द नोटिस टू आदित्य। इट इज नॉट एजेंट हु इज लायबल टू गिव द नोटिस। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये है सेक्शन 96 ओके। एजेंट प्रेजेंट, एजेंट को नोटिस दे सकते हैं लेकिन एजेंट नोटिस नहीं दे सकता। एजेंट को याद रखना होगा, प्रिंसिपल को देना होगा। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा ओके। सर क्या पहली वाली पार्टी मर गई है तो नोटिस किसको देना पड़ेगा, नोटिस आपको मैंने बताया एलआर को देना पड़ेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं था पहली वाली पार्टी मर गई है तो आपने उस पार्टी को नोटिस दी इंस्टेड ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या वो नोटिस मानी जाएगी, आंसर इज यस, सेक्शन 97 नोटिस मानी जाएगी। दैट्स इट ओके। ये कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है नोटिस की जरूरत कब कब नहीं है। यार मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने खुद ने बोला यार छोड़ दे नोटिस मत कर ओके। दूसरा भाई ड्रॉवर जो है वही तुझे मना कर रहा है कि प्रेजेंट मत कर। अभी ड्रॉवर जो खुद बोल रहा है कि भाई प्रेजेंट मत कर, वो डिसऑनर होने वाला है, उसको नोटिस क्यों दे रहा है? वो ड्रॉवर नहीं तेरे को बोला है ना कि वो सामने वाला डूब गया है, अमित तातर पैसे नहीं देगा, तो शशांक को नोटिस क्यों देने की जरूरत है? क्योंकि शशांक नहीं तुझे बोला प्रेजेंट मत कर ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो नोटिस कब कब नहीं देनी है, दैट इज सेक्शन 98। और यहां पर अपने सेक्शन सारे सेक्शन डिसऑनर के और डिस्चार्ज के खत्म हो जाते हैं। तो डिसऑनर के क्या क्या सेक्शन पड़े, और बहुत 5 सेक्शन है, मैंने आपको बताया था बहुत इजी सेक्शन है, बहुत आराम से खत्म हो जाता है। तो डिसऑनर के क्या क्या सेक्शन पड़े, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिसऑनर के कैसे सेक्शन पड़े। 91 से लेके जाओगे 98 तक लेके जाओगे। 91 क्या बोलता है, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। 92 क्या बोलता है, डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट ओके। 93 क्या बोलता है, नोटिस देनी पड़ेगी। नोटिस कौन देगा, किसको देगा। 94 नोटिस किस मोड में दी जाएगी, रिटर्न दी जाएगी, ओरल दी जाएगी। 95 जो नोटिस दी जाएगी प्रायर पार्टीज को, सारे पार्टीज को देनी पड़ेगी। 96 ओके आपका जो नोटिस है वो एजेंट को दिया तो चलेगा, लेकिन एजेंट ने नोटिस आगे नहीं देना चाहिए, एजेंट ने वो प्रिंसिपल को बोलना चाहिए और प्रिंसिपल आगे नोटिस देगा। 97 ओके अगर एलआर मर चुका, अगर प्रायर पार्टी मर चुकी है और आपको नहीं पता है और आपने नोटिस प्रायर पार्टी को दी है और एलआर को नहीं दी है, तो ये नोटिस डीम्ड सही मानी जाएगी, क्योंकि एलआर को नहीं गई है तो एलआर बाद में बोल सकते हैं मुझे मालूम ही नहीं था ओके, लेकिन ये डीम्ड नोटिस सही मानी जाएगी ओके। 98 कौन से केस में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया जिस केस में ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है, जिस केस में सामने वाला पार्टी ने बता दिया, जो पार्टी को ऑलरेडी पता है कि ये डिसऑनर हो गया है ओके, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। एवरी क्लियर मालिक? तो ये कहानी हो गई डिसऑनर एंड डिस्चार्ज की। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 82 से अपन ने चालू किया और 98 तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब यहां पर आते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक का कॉन्सेप्ट ओके। और क्रॉसिंग ऑफ चेक में जब बात करेंगे तो लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर एंड लायबिलिटी ऑफ रिसीविंग बैंकर की भी बात करेंगे। एकदम फटाफट कर लेते हैं, एकदम छोटे सा कॉन्सेप्ट है ये। और इसके बाद आता है एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट जहां पर अपनी कहानी खत्म होती है। सर ये चेक वाला किधर है ओके, ये पेइंग बैंकर एंड अदर क्रॉसिंग वाला कॉन्सेप्ट कहां पर है? अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा कल जब अपने सेक्शन 4, 5, 6 पढ़ा ना, उसके नीचे आपको मिलेगा पैरा नंबर 6 के ऊपर क्रॉसिंग ऑफ चेक के लिए ओके। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है ओके, ये किसके नीचे है ओके? जो चेक का डेफिनेशन था ना, ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, उसके नीचे आपको मिल जाएगा। सर क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है? पहले तो 2 तरह के चेक समझ लीजिए, एक होता है ओपन चेक और एक होता है क्रॉस चेक। सर ओपन चेक और क्रॉस चेक क्या होता है? ओपन चेक मतलब आपने बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट किया, पैसा आपको बैंक के काउंटर में मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओपन चेक। और क्रॉस चेक ऐसे चेक होते हैं जहां पर बैंक के काउंटर पे पैसा नहीं मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है मालिक? यानी क्रॉस चेक, यानी अगर मैं बोल रहा हूं ये चेक ऐसा है और इसमें मैंने 2 पैरेलल लाइन, ऐसी 2 पैरेलल लाइन नहीं बनाई है और मैंने सिर्फ ओके सामने का
नाम लिखा है जो भी है और अमाउंट लिखा है, ओके, और ये चेक मैं बैंक के काउंटर पे देता हूं, ओके, ये बैंक के काउंटर पे देने के बाद बैंक वाला जो बंदा है, ओके, वो इमीडिएटली पेमेंट कर देगा ऑन द काउंटर, दिस इज कॉल्ड ओपन चेक। आत्मा क्लियर? और जैसे ही मैं इसको क्रॉसिंग करूंगा, इस क्रॉसिंग का इंटेंशन होगा कि अब मैं चाहता हूं कि ये चेक, ओके, अकाउंट में डिपॉजिट हो, जो भी आपको प्रेजेंट कर रहा है उसके अकाउंट में जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग का इंटेंशन। तो क्रॉसिंग में क्या होगा मालिक? तो ब्लैंक चेक और क्रॉसिंग चेक, क्रॉसिंग चेक में क्या होगा? ओवर द काउंटर नहीं दिया जाएगा। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? काउंटर पे आपको नहीं मिलेगा पैसा, आपको काउंटर पे नहीं मिलेगा, तो आपको किस में मिलेगा? आपके अकाउंट में जाएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग क्या है। सर ये ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है? मतलब यार ये क्रॉसिंग करके फायदा क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, इट अफेक्ट्स द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ चेक। ये मैंने आपको अभी समझा दिया, यानी ऑन द काउंटर मिलेगा या आपके अकाउंट में जाएगा? आपके अकाउंट में जाएगा, काउंटर पे नहीं मिलेगा। दूसरा सिनेरियो, क्या इसकी वजह से निगोशिएबिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है? आंसर इज नो। उसको एंडोर्स करने का भी तरीका आपका सेम ही है, उसके पीछे आप लिखोगे सेम करोगे, बस इतना ही फर्क है उसका निगोशिएशन पे फर्क नहीं आ रहा है मालिक। ओके, उसके निगोशिएशन पे फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन इंटेंशन एकदम क्लियर है कि ऑन द काउंटर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में जाएगा। और तीसरा पॉइंट मैंने अभी आपको थोड़ा बताया, क्रॉसिंग इज ए मटेरियल अल्टरेशन। लेकिन क्या ये मटेरियल अल्टरेशन वैलिड है? आंसर इज यस। सेक्शन 125 बोलता है ये वैलिड मटेरियल अल्टरेशन है जो कि चलेगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये क्रॉसिंग कौन कर सकता है? अब मैंने चेक दिया, क्रॉसिंग करने वाले तीन हो सकते हैं। एक तो ड्रॉवर हो सकता है, जिसने चेक दिया वो क्रॉस कर सकता है, जो पेई है जिसको चेक दिया वो क्रॉस कर सकता है, या बैंक जिसके बैंक में ड्रॉई वो भी क्रॉस कर सकता है। यानी क्रॉसिंग कैन बी डन बाय एनी पार्टी। ओके, हाँ, अगर सामने वाले पार्टी जो आई है, ओके, और बैंक में अगर ओपन चेक लेके आई है और वो ड्रॉई बैंक को देती है, बैंक जब देखती है और उसको क्रॉस खुद नहीं कर सकती अनलेस अनटिल पार्टी नहीं बोले मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो। अगर पार्टी बोलती है मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो, तो डिपॉजिट का दो, तो फिर वो बैंक है ना, ओके, क्रॉस करेगी और उसके बाद उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। आत्मा क्लियर है? ओके, ये हो गया क्रॉसिंग केस में। अब क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। लेकिन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग के पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बता दूं, एक ब्रीफ बता दूं, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग बहुत आसान सा आंसर है और इसके बाद लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बचता है जिसमें क्रॉसिंग की कहानी खत्म हो जाती है। ओके, तो अब सबसे पहले आप ये ध्यान रख लेना, एग्जांपल है, अमित ने चेक दिया, ओके, अमित ने चेक दिया, ओके, शशांक को चेक दिया। अब शशांक को चेक दिया है और अमित ने जो चेक दिया है, अमित का जो बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है और शशांक की बैंक है आईसीआईसीआई बैंक है। यानी मेरे को बताओ, ओके, अमित जब चेक देगा, ओके, वो कौन उसकी बैंक ड्रॉई बैंक कौन सी है? एचडीएफसी बैंक है। ओके, अब जब अमित चेक देगा शशांक को, ओके, समझ करो, अगर वो ओपन चेक है, शशांक आईसीआईसीआई में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, शशांक कोई भी बैंक के काउंटर, एचडीएफसी के काउंटर में जाएगा और काउंटर पे उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने चेक क्रॉस कर दिया तो शशांक जाएगा आईसीआईसीआई में डिपॉजिट करेगा। आईसीआईसीआई, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कल, क्लियरिंग हाउस को बोलेगा कि ये पैसा आया, ये चेक आया है, ओके, ये क्लियर करवाओ, और क्लियरिंग हाउस, ओके, एचडीएफसी को बोलेगा ये चेक आया है, दे दो पैसा, और एचडीएफसी बैंक इसको पैसा दे देगी। आत्मा समझा? तो इसमें मेरे को क्या दो चीज बतानी है? दो चीज ये बतानी है, इसको हम लोग बोलते हैं पेइंग बैंकर। कौन सा बैंकर बोलते हैं बेटा? पेइंग बैंकर। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग बैंकर। दो बैंकर है, दो बैंकर के नाम याद रखना, एक है पेइंग बैंकर और एक है कलेक्टिंग बैंकर। एक है पेइंग बैंकर और एक है कलेक्टिंग बैंकर। क्योंकि ओके, सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग होने के बाद आपको और दो क्वेश्चन देखने होंगे, लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर एंड लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। ओके, पेइंग बैंकर की लायबिलिटी कब आएगी और कलेक्टिंग बैंकर की लायबिलिटी कब आएगी इसके ऊपर अपना डिस्कशन होगा। ओके, ये आपका सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये खत्म होने के बाद अपन जाएंगे, ओके, डिसऑनर ऑफ चेक। ओके, डिसऑनर ऑफ चेक ही अपने सिलेबस में, इसके अलावा और कोई दूसरे डिसऑनर के लिए क्या क्या रिलेटेड एक्टिविटीज है वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। अब सवाल आता है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कितने हैं? सबसे पहला आता है जनरल क्रॉसिंग और दूसरा आता है स्पेशल क्रॉसिंग। अब ये दोनों डिफरेंस एकदम क्लियर समझ लेना। अगर मैं दो लाइन मारता हूं और दो लाइन के अंदर कुछ भी लिखता हूं, फोकट की पंचायत लिखता हूं, सर दो लाइन के अंदर मैं क्या लिखता हूं? दो लाइन के अंदर मैं ओके डालता हूं एंड कंपनी, ओके, नॉट निगोशिएबल, ऐसे शब्दों का यूज करता हूं, या दो लाइन से ब्लैंक रखता हूं, ओके, इसको हम बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या है? जनरल क्रॉसिंग मतलब ओके, जो ड्रॉवर है, यानी एग्जांपल इस केस में अमित ताते ड्रॉवर है, ड्रॉवर का एचडीएफसी बैंक यानी पेइंग बैंकर को क्लियर इंटेंशन है कि ये ओवर द काउंटर पे मत करना, ये पैसा ओके अकाउंट में जाना। अब ये किसके अकाउंट में जाए? जिसका भी नाम है, अगर एंडोर्सर आ रहे आगे उसके अकाउंट में भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यानी एग्जांपल मैंने चेक दिया था किसको? ओके, मैंने चेक दिया था शशांक को, शशांक ने चेक किसको दिया? उमेश को, उमेश ने चेक किसको एंडोर्स किया होगा ना, पीछे साइन किए होंगे, ओके, उमेश ने चेक किसको दिया? ओके, आदित्य को। अब आदित्य डिपॉजिट करता है, ओके, अगर यहां पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई भी अकाउंट में डालो, लेकिन सिर्फ पैसा अकाउंट में दो, यानी आदित्य को भी दिया जा सकता है पैसा, आंसर इज यस, लेकिन आदित्य के अकाउंट में जाएगा पैसा, बाकी किधर में जाएगा? आत्मा क्लियर है? पहला पॉइंट जनरल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग ऐसी होती है, स्पेशल क्रॉसिंग में ऐसा होता है जहां पर मैं दो लाइन मारूंगा और दो लाइन में मैं लिख दूंगा ओके एचडीएफसी बैंक, ओके, ये लिखूंगा। अब जब मैं ये बैंक का नाम लिखता हूं, दो लाइन के अंदर बैंक के नाम लिखता हूं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर दो लाइन के अंदर मैं बैंक
बैंक का नाम लिखता हूं, इसका मतलब ये होता है स्पेशल क्रॉसिंग। अब यहां पर मेरा इंटेंशन क्या है, ड्रॉवर का इंटेंशन क्या है? ओके, ड्रॉवर का इंटेंशन है कि भाई मेरे पेइंग बैंकर यानी मेरी बैंक ने ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इसी बैंक अकाउंट के इसमें ही डिपॉजिट करना चाहिए मालिक, बाकी किसी में डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। आत्मा क्लियर है? यानी एग्जांपल मैंने लिखा होगा एचडीएफसी बैंक, यानी अब शशांक अगर आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट करता है, ओके, मेरी बैंक ने वो पेमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिपॉजिट किसमें हुआ? आईसीआईसीआई, जबकि मैंने किसमें डिपॉजिट करने बोला था? एचडीएफसी, उसी को पेमेंट करेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक, ओके, यही कलेक्टिंग बैंकर हो सकती है। सर क्या ये स्पेशल क्रॉसिंग होता है? स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग में डिफरेंस एक ही है। स्पेशल क्रॉसिंग में हम लोग बैंक का नाम लिखते हैं, जनरल क्रॉसिंग में ओके हम लोग पंचायती कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ब्लैंक रखो एंड कंपनी लिखो, नॉट नेगोशिएबल लिखो। समझ में आया ये दो कॉन्सेप्ट? सर अगर 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 मैंने ऐसा लिखा होगा, एक में लिखा है एक्स बैंक और एक उसी चेक में लिखा है वाई बैंक, दो बार क्रॉसिंग किया हुआ है। आत्मा समझ में आ रहा है? दो बार क्रॉसिंग किया मैंने, एक ही चेक में दो बार क्रॉसिंग किया। अब सवाल ये उठता है, अगर मैंने दो बार क्रॉसिंग किया है, अब ये कौन से बैंक में जाएगा? क्या ये दोनों में से एक में जा सकता है? आंसर इज नहीं। इस केस में मेरे एचडीएफसी बैंक ने इस चेक को क्लियर करना ही नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल वाई बैंक इस चीज को काटने देवे या एक्स बैंक इस चीज को काटने देवे। यानी दोनों बैंक में से कोई ना कोई बैंक बोलना चाहिए भाई यार ये उस बैंक में डिपॉजिट करो। ओके, ये दो बैंक के नाम दिया तो दो बैंक में ये क्लियर होना ही नहीं चाहिए। किसने क्लियर नहीं करना चाहिए मालिक? मेरे पेइंग बैंकर ने इसको क्लियर नहीं करना चाहिए। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? आई डू थिंक इधर तक कहानी क्लियर है सबके लिए। ओके, ये होने के बाद आपके लिए तीसरा कहानी आता है अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग। मैं आपको बता दूं अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग क्या है। सिंपल सा लॉजिक है, आपका पैसा आपके अकाउंट में जाना चाहिए और जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में जाना चाहिए, किसी और के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। ये अपन ऑल टुगेदर सब लोग यूज करते हैं, आप और मैं सब लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इट इज नॉट स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड। ये सच टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज नॉट स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब क्या है? ये लॉ में कोई सेक्शन नहीं देता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये अकाउंट पे ही लिखा हुआ स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी इसके लिए कोई लॉ नहीं है। यानी अगर आपने अकाउंट पे ही लिखा है और आपका इंटेंशन ये था कि उसी अकाउंट में जाना चाहिए जिसका मैंने नाम लिखा है, ओके, अगर वैसा नहीं गया आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें अकाउंट पे का कुछ हो। क्योंकि आप बोलोगे सर ये कौन सा क्रॉसिंग हुआ, जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग? स्पेशल क्रॉसिंग में मैंने क्या बोला, बैंक का नाम आना चाहिए। जनरल क्रॉसिंग आप बोलोगे, पर जनरल क्रॉसिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉ बोलता है जनरल क्रॉसिंग तीन तरह की होती है, एक होता है दो लाइन, एक होता है एंड कंपनी लिखो, एक होता है आप नॉट नेगोशिएबल लिखो। समझ में आया? तो अकाउंट पे एक अपनी हैबिट है लेकिन इट इज नॉट स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड। दिस इज व्हाट ये कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये होने के बाद एक नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। सर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब मैंने उस पर लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसका मतलब जो चेक पे नाम है, यानी मैंने किसका नाम डाला था, शशांक, इसी के अकाउंट में जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ये और अकाउंट पे कॉन्सेप्ट सिमिलर है, शशांक के इसमें ही जाना चाहिए, बाकी किस में नहीं जाना चाहिए। तो सर आपका कहना होगा इसका मतलब ये चेक नॉट नेगोशिएबल हो गया? कॉन्सेप्चुअली यस, कॉन्सेप्चुअली यस, टेक्निकली नो। क्या ये चेक निगोशिएट हो सकता है? आंसर इज यस, निगोशिएट हो सकता है ना, ये अमाउंट के लिए निगोशिएट हो सकता है। चेक ये उमेश को दे सकता है, लेकिन उमेश को प्रॉब्लम ये है कि जब उमेश अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, ओके, वो डिपॉजिट ही नहीं कर सकता इवन इफ इट इज एंडोर्स, क्योंकि यहां पर मैंने जब लिखा था नॉट निगोशिएबल तो मेरा टारगेट क्लियर है। मेरा ड्रॉई बैंक, मेरी जो बैंक है ना उसको इंस्ट्रक्शन क्लियर था, इसमें जिसका नाम है उसी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये निगोशिएट नहीं हो सकता ऐसा नहीं है मालिक, निगोशिएट हो सकता है, लेकिन भाई ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, टेक्निकली मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यूजुअली ये चेक निगोशिएट होना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, बट नेवरदलेस कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दिस इज टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग आते हैं मालिक? कितने प्रकार की क्रॉसिंग मालिक? चार प्रकार की, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, ओके, तीसरा अकाउंट पे क्रॉसिंग एंड चौथा है नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? हाँ या ना बताइए मालिक। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई डाउट रहा तो आप बताइए, मैसेज करिए, वहां पर मैसेज में मैं रिप्लाई करता हूं मालिक। ओके, कोई भी दिक्कत रही तो, बट नेवरदलेस दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस। ये होने के बाद आपके लिए कॉन्सेप्ट आता है अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर एंड लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। ओके, जिसके पहले मैंने 125 का कॉन्सेप्ट कर दिया, हु मे क्रॉस। तो मैंने आपको बता दिया ड्रॉवर, होल्डर और बैंकर, ये तीनों में से कोई भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कॉन्सेप्ट है ओके लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर। अब यहां पर है ना अपन बोल रहे प्रोटेक्शन टू ए लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर एंड प्रोटेक्शन टू ए लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। यानी हम ये नहीं बोल रहे कि लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर कब होगी या लायबिलिटी ऑफ कलेक्शन बैंकर कब होगी या अदर वे राउंड। ओके, पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन कब दिया जाएगा, कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन कब दिया जाएगा। ओके, आपको किस वे से रीड करना है वो आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कलेक्टिंग बैंकर की बात करते हैं। कलेक्टिंग बैंकर कौन सा कॉन्सेप्ट था? अगर आपको याद है शशांक के केस में था, आईसीआईसीआई बैंक, वो कलेक्टिंग बैंकर है, याद है ना? आप एक चीज दिमाग में रख लेना, कलेक्टिंग बैंकर जिंदगी में कभी लायबल नहीं होगा, जिंदगी में कभी लायबल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? अरे उसको तो कलेक्ट नहीं करना था, उसको थोड़ा पेमेंट करना था, उसको कलेक्ट करना था, जिंदगी में कभी लायबल नहीं होगा अगर उसने कलेक्शन इन ड्यू कोर्स किया होगा। सेक्शन 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स करा देखा था ना अपने, अपरेंट टेनर और सफिशिएंट कॉस्ट टू बिलीव की बात सही है। अगर कलेक्टिंग बैंकर ने वैसे ही कलेक्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है मालिक।
कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो कलेक्टिंग बैंकर वो बरोबर उसी वे से कलेक्ट कर सकता है। भारत माता की जय। क्लियर मालिक? ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कलेक्टिंग बैंकर के लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, कलेक्टिंग बैंकर का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ओके, ऐसा था, मैंने चेक बनाया था और मैंने चेक पे ऊपर लिखा था एचडीएफसी बैंक। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। और ये चेक मैंने शशांक को दिया था, शशांक ने आईसीआईसी में डिपॉजिट किया। क्या आईसीआईसी ने वो प्रेजेंट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एचडीएफसी बैंक क्लियरली लिखा था। ओके, अगर ऐसा किया तो कलेक्टिंग बैंकर एपरेंट टेनर, एपरेंट कॉन्सेप्ट नहीं आ रही है। ओके, तो कलेक्टिंग बैंकर लायबल रहेगा। तो कलेक्शन इन ड्यू कोर्स नहीं होना ही है, क्योंकि कलेक्शन इन ड्यू कोर्स में क्लियर लिखा था कि एचडीएफसी बैंक में ही डिपॉजिट होना चाहिए, आईसीआईसी में नहीं होना चाहिए। तो इसमें गलती किसकी होगी? ओके, एचडीएफसी की भी होगी, आईसीआईसी की भी होगी। ओके, तो दोनों रिस्पांसिबल हो गए, बट नेवरदलेस आई डू थिंक समझ में आया मालिक? ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ओके, तो कलेक्टिंग बैंकर कब या एक चीज दिमाग में बिठा लो, कलेक्टिंग बैंकर कभी जिंदगी में रिस्पांसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट खाली वो एक केस में कि अगर वो स्पेशल क्रॉसिंग है और उसका बैंक का नाम उस पर नहीं है तो वो लायबल होगा। अदर देन दैट कलेक्टिंग बैंकर कभी लायबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है पेइंग बैंकर लायबल कब होगा? तो पहला पॉइंट है, ओके, अगर चेक पेएबल टू द ऑर्डर है तो जिसका नाम वहां पर लिखा है, एंडोर्सी का नाम या जो भी नाम लिखा है उसी को पेमेंट करना है आपको, बाकी किसी को नहीं करना है। ओके, बेरर इंस्ट्रूमेंट रहा तो ओके ओवर द काउंटर दे दो, खत्म कर दो। ओके, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट करना चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। तो पेएबल टू ऑर्डर रहा तो उसको ही देना है, पेएबल टू बेरर है तो जिसके हाथ में ये चेक है उसको दे दो। ओके, क्रॉस किया है तो काउंटर में पेमेंट मत करना, काउंटर पे पेमेंट मत करना। यानी अगर क्रॉस चेक है आपने काउंटर पे किया तो आप लायबल है, काउंटर पे नहीं किया तो आप लायबल नहीं हो। ओके, अगर चेक क्रॉस स्पेशल ही है तो उसी बैंक में देना जिस बैंक में देना है। तो चार आंसर तो एकदम क्लियर है ना। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसी ऑर्डर को पेमेंट देना चाहिए। अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके हाथ में चेक है उसको ही पैसा देना चाहिए। ओके, अगर ये क्रॉस है तो अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। अगर स्पेशल क्रॉस है तो उसी बैंकर के पास पैसा जाना चाहिए। भारत माता की जय, इजी आंसर है बे। ओके, तो पेइंग बैंकर कब लायबल होगा? तो ये चार केस है, अगर उल्टे सीधे किए उसने तो पेइंग बैंकर लायबल होगा। इसके अलावा अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया, अपेरेंट टेनर के नहीं किया, ओके, सेक्शन 10 के हिसाब से नहीं किया, अपेरेंट टेनर के हिसाब से लिखा हुआ था, अगर 10,000 लिखा था और आपने 1 लाख दे दिया, भाई तू लायबल रहेगा ना। अपेरेंट पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया है। आत्मा क्लियर है? ओके, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक ओके इज आउट ऑफ ड्यू कोर्स। अगर ये कॉन्सेप्ट है, जो ट्रू ओनर है वो आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब इसके अंदर ये मैं आपको समझा देता हूं, ये पॉइंट समझने छोड़ो। ओके, इस पॉइंट को क्रॉस चेक के ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ओके, मैंने चेक दिया था किसको? मैंने चेक दिया था शशांक को। शशांक ने ये चेक किसको दिया? एक क्रॉस चेक है। शशांक ने ये क्रॉस किसको दिया? एंडोर्स किसको किया? उमेश को किया। अब उमेश को जब उसने एंडोर्स किया तो उमेश और नीचे उसने शशांक की साइन की होगी ना बेटा, ऐसा ही होगा ना। उमेश ने आगे किसको एंडोर्स किया? आदित्य, और आदित्य लिखा होगा और उमेश की साइन लिखी होगी, ऐसा ही लिखा होगा ना मालिक, ऐसा ही साइन होगा ना मालिक। एवरीबॉडी एग्री? ओके, एंडोर्स करते वक्त चेक के पीछे लिखा जाएगा, अपन ने पढ़ा एंडोर्समेंट सेक्शन 15 कल। ओके, तो अब ये जब चेक बैंक में जाएगा, अब मेरे को बताओ बैंक वाला, अभी इमेजिन करो ये उमेश के हाथ में जब चेक था, इमेजिन करो उमेश के हाथ में जब चेक गया, उमेश से यह चेक घूम गया और ये चेक ओके किसी एक्स पर्सन के हाथ में गया। अब वो एक्स पर्सन ने ओके उमेश की फर्जी साइन बना ली, ओके, और आदित्य को दे दिया। समझ में? और आदित्य इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। आदित्य हैज नो रीजन टू बिलीव दैट जो एक्स था वो फ्रॉड था, तो उसने पर उमेश की साइन कर दी, नकली साइन कर दी, फॉर्ज सिग्नेचर। मैंने बताया था फॉर्ज को वैलिडिटी नहीं मिलती है। अब सवाल ये आता है मालिक, सवाल ये आता है, अब आदित्य अगर बैंक में डिपॉजिट करता है ओके, और मेरा बैंक एचडीएफसी बैंक है जो पेइंग बैंकर है, ओके, अब मेरे को बताओ क्या वो मेरी साइन चेक करेगा या उमेश की साइन चेक करेगा? उसके रिकॉर्ड्स में किसकी साइन होगी? मेरी साइन होगी। उसके रिकॉर्ड में मेरे अलावा किसी और की साइन नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर उसका अकाउंट हो सकता है एचडीएफसी बैंक में, वो गया तेल ने, वो अकाउंट थोड़ा ना देखते बैठेगा। ओके, वो तो खाली ये देखेगा चेक किसके नाम का है, इसके अकाउंट में अमित आदित्य की साइन क्या है वो देखेगा। पीछे उमेश की साइन फर्जी थी, फ्रॉड थी। इसके अंदर अगर पेइंग बैंकर को लगा ये फ्रॉड है, मालूम ही नहीं पड़ा फ्रॉड है वगैरह है, उसने खाली क्या देखा, अमित आदित्य की साइन है और चेक करके ओके पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट कर दिया? आदित्य को। ओके, पेइंग बैंकर लायबल नहीं होगा क्योंकि एंडोर्सर की फॉर्ज सिग्नेचर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 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 अगर मेरी फॉर्ज सिग्नेचर, शशांक चेक लेता है और मेरी फॉर्ज सिग्नेचर डालता है, और बैंक पेमेंट करती है तो बैंक लायबल होगी। यही कॉन्सेप्ट ये दोनों पॉइंट में समझाया। भारत माता की जैसे समझ में आया? मैं वापस बोल रहा हूं, ड्रॉवर सिग्नेचर फॉर्ज रही तो बैंक लायबल है, लेकिन एंडोर्सर सिग्नेचर फॉर्ज रही तो बैंक लायबल नहीं, अगर पेमेंट कर दिया तो। भारत माता की जय। आई डू थिंक कॉन्सेप्ट समझा? तो दैट इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू योर पेइंग बैंकर। तो पेइंग बैंकर की लायबिलिटी कब कब आएगी? एकदम ईजी है। ऑर्डर चेक है तो ऑर्डर पे नहीं दिया तो, बेरर चेक है तो बेरर के हाथ में नहीं दिया तो, ओके, मतलब कुछ अलग है। क्रॉसिंग किया है तो काउंटर पे पेमेंट किया तो लायबल होगा। ओके, स्पेशल क्रॉसिंग है तो बैंक के अलावा आपने पेमेंट किधर किया तो होगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया यानी अपेरेंट टेनर के हिसाब से नहीं किया और आपने कुछ आड़ा के दिया तो आप लायबल होगे। एंड छठा पॉइंट, अगर कोई सिग्नेचर फॉर्ज है, किसकी सिग्नेचर फॉर्ज है? एंडोर्सर की, और आपने कर दिया तो आप लायबल नहीं होगे। लेकिन अगर जो आपका ड्रॉवर है उसकी सिग्नेचर फॉर्ज है तो आप लायबल हो जाओगे। भारत माता की जय। आई डू थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, तो यहां की कहानी खत्म हो जाती है। ओके, ये हो जाते हैं सेक्शन 123 से लेकर 131। इसमें मैंने सेक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया है, रीजन सिंपल है क्योंकि यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे बिगड़ जाएंगे और इसके बीच में एक सेक्शन नंबर 85 भी आता है। ओके, लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर, ये जो अपन ने 85 वाला पढ़ा था, अभी जो पढ़ा वो 85 सेक्शन 85
स्पेसिफाई किया था। तो इसमें मिक्स मैच मत करो, ये पोर्शन मैंने बिना सेक्शन के हिसाब से दिमाग फोड़ी करी है, तो उस वैसे ही क्लोज करो। बट टू द एक्सटेंट ये वो सेक्शन अगर आपको ध्यान रखना है तो आप नोट्स में जाके देख सकते हो, सेक्शन 120 से लेकर 131 तक कवर होता है। ये होने के बाद आपका लास्ट पोर्शन आता है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म हो जाता है। तो मां कसम, ओके, कमिंग टू द एंड ऑफ एनआई, जहां पर अपन बात करते हैं, ओके, क्या सर चेक डिसऑनर हो सकता है? आंसर इज यस। सर डिसऑनर क्यों हो सकता है चेक? ओके, ड्यू मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज कॉल्ड इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स मतलब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। तो अब सवाल ये है, ओके, यहां पर जो सेक्शन आएंगे 138 से लेकर 142 लिखा है इधर, लेकिन ये 148 तक सेक्शन आपको पढ़ने हैं। यानी अभी यहां पर आपके लास्ट 10 सेक्शन बचे, लास्ट 10 सेक्शन पे अपन एम्फसाइज करते हैं, जिससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, क्या डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा, ओके, तो उसके लिए सेक्शन 138 क्या बोलता है? मैं आपको बता दूं, 138 इज क्रिमिनल सेक्शन, क्रिमिनल लाइबिलिटी लेता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब जेल में जाना पड़ सकता है आपको इसमें। अगर आपका कोई चेक है और डिसऑनर हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, तो आप जेल में जाओगे। लेकिन इसको कैसे डिफाइन करना है, कैसे रीड करना है, आप ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, आपने चेक देना चाहिए। कौन चेक देगा? ड्रॉवर चेक देगा। किसको देगा? पेई को चेक देगा। अब ये जो पेई को चेक देगा, ये ऑब्लिगेशन ऑफ डेब्ट है, यानी डेब्ट के लिए चेक दिया, यानी गिफ्ट के लिए नहीं दिया है, सोशल कॉज के लिए नहीं दिया हुआ है, ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं दिया हुआ है, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं दिया है, आउट ऑफ द कस्टम नहीं दिया हुआ है, ओके, यानी ये डेब्ट क्लियर करने के लिए आपने पैसे दिए हुए हैं। और ये जब चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ और बैंक ये चेक डिसऑनर करता है। अब डिसऑनर का कारण ये नहीं कि मेरी साइन मिसमैच है, डेट का कुछ प्रॉब्लम है। डिसऑनर का कारण है मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, या अगर मेरा ओडी है तो ओडी एग्रीमेंट से ज्यादा है। यानी एग्जांपल, मेरी ओडी 50 लाख की और मैंने चेक दिया था 60 लाख का। अब 50 की तो औकात है भाई बैंक में, ओके, 60 का तुम चेक दे रहे हो, कैसे होगा? तो ये दो केसेस है। इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है? एग्जांपल, मेरे अकाउंट में पैसा कितना है उससे मैंने ज्यादा का चेक दिया। या दूसरा पॉइंट है, मेरी ओडी जो बैंक के साथ में है, जिसमें एक्सटेंड किया हुआ है, उसके एक्सेस में मैंने कुछ दिया। अगर ये डिसऑनर हुआ, ओके, ये डिसऑनर हुआ, तो मैं लायबल रहूंगा। और लायबल क्या होगी सर? पेनल्टी एकदम क्लियर कट है, ओके, तो आप या तो 2 साल जेल में जाओगे और आपको जो पेनल्टी लगेगी, ओके, जो सामने चेक देना है वो तो देना ही पड़ेगा, और साथ में पेनल्टी लगेगी, वो ट्वाइस द अमाउंट आपको लगने वाली है। भारत माता की जय, ध्यान रखना मालिक, ओके, यानी आपको चेक का दुगना अमाउंट देना होगा। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है, सेक्शन 138 का प्रोवाइजो है, ओके, वो बोलता है ये करने के लिए, ये पेनल्टी लगाने के लिए, 2 साल की जेल में भेजने के लिए आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। वो कंडीशन कौन सी है? तो पहली कंडीशन है, जैसे ही ये चेक आपका डिसऑनर हुआ है बैंक से, अब ये डिसऑनर हुआ है, किसको मानना पड़ेगा? होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स को मानना पड़ेगा, यानी जो पेई है, एग्जांपल बोल रहा हूं, पेई को मानना पड़ेगा कि यार ये चेक डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही उसको मानना पड़ता है, उसने नोटिस देनी चाहिए मुझे। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, किसको नोटिस नहीं देगा? ये अपने पढ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले, 92, 93 में मैंने पढ़ा था। नोटिस किसको देने की जरूरत नहीं है? ड्रॉई ऑफ द चेक, ड्रॉवर ने, ड्रॉई ऑफ द चेक। तो ड्रॉवर को तेरे को बताना होगा, मेरे को पहला बताना होगा। अब क्वेश्चन है, ड्रॉवर ऑफ द चेक भी नोटिस तू बोल रहा है, ड्रॉवर को तो मालूम ही पड़ना चाहिए सर, मैसेज आ जाएगा। लेकिन आपको ये नोटिस देनी होगी कि मुझे पैसे दे। तो आपको ये जो नोटिस देनी है, ये नोटिस देने का पीरियड है, और मैंने इतने दिन में पैसे देने चाहिए, 30 और 15 दिन की बात है, उसने इसमें पैसे देने चाहिए। अगर मैं उतने दिन में वापस पैसे नहीं देता हूं, तब जाके आप ये सेक्शन अट्रैक्ट करोगे, और उसके बाद मैं लायबल रहूंगा, क्रिमिनल लायबल। समझ में आया? ये लॉजिक है, एक बार फटाफट देख लो। ये सेक्शन मैं अकेला सेक्शन, ये एक सेक्शन होगा जिसमें मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं मतलब पूरा अपडेट कर रहा हूं फटाफट में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, वेयर एनी चेक इज ड्रॉन बाय ए पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद एनी बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम द अकाउंट टू डिस्चार्ज, ओके, डिस्चार्ज होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेब्ट और अदर लायबिलिटी। समझ में आया? ओके, लेकिन इसके आगे क्लियर कट है, चेक गिवन एज ए गिफ्ट, डोनेशन, सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ मियर मोरल ऑब्लिगेशन और इलीगल कंसिडरेशन वुड बी आउटसाइड ऑफ परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। यानी 5 चीजें, अगर 5 चीजों के लिए चेक दिया है तो सेक्शन 138, अगर वो डिसऑनर हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, सेक्शन 138 पे आ ही नहीं सकते आप। 5 चीजें कौन सी है? गिफ्ट के लिए दिया है, डोनेशन के लिए दिया है, सिक्योरिटी करके दिया हुआ है, कोई कस्टम है या मोरल ऑब्लिगेशन उसके लिए दिया है, या इलीगल कंसिडरेशन के लिए आपने चेक दिया हुआ है, ये पांचों, ओके, सेक्शन 138 में अट्रैक्ट नहीं होगा। और यहां पर इट इज रिटन बाय बैंक अनपेड, और उसका कारण क्या है? 2 चीजें, अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट, और इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद बैंक। एग्रीमेंट मतलब मेरा ओडी का एग्रीमेंट और सब कुछ जो भी चीज रहेगी। सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल बी पनिशमेंट फॉर द इंप्रिजमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ। भारत माता की जय। 2 याद रखना, ट्वाइस द अमाउंट एंड ओके 2 years का इंप्रिजमेंट। भारत माता की जय। एवरी क्लियर? लेकिन मैंने आपको बताया था इसके साथ प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये बोलता है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा कब तक? अगर, ओके, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको चेक जो प्रेजेंट करना है वैलिडली प्रेजेंट करना है, यानी कितने महीने में प्रेजेंट करना है? 3 months में प्रेजेंट करना है। अगर आपने 3 months के ऊपर प्रेजेंट नहीं किया, अब आप बोलोगे 3 महीने के बाद प्रेजेंट किया, तो तब तक फंड्स वो, यानी सामने वाले पार्टी को क्या है, जिसने चेक आपको दिया है उसके माइंड में ये होगा 3 महीने में प्रेजेंट होगा। वो सामने मतलब जो मैंने चेक शशांक को दिया है, मैं बैंक में कब तक फंड्स रखने चाहिए? 3 महीने तक। 3 महीने के बाद वो फंड किधर और यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 महीने तक ये फंड्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, डिमांड फॉर पेमेंट। आपको जैसे ही मालूम पड़ा आपके बैंक से, ओके, यानी एग्जांपल शशांक को मालूम पड़ा डिसऑनर हो चुका है, ओके, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के लिए, ओके, शशांक ने मेरे को नोटिस
देनी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे नोटिस देनी चाहिए दैट ये पैसे मुझे चुका दे भाई। ओके, ये 30 दिन के अंदर नोटिस देनी चाहिए मुझे, और मैंने ओके आगे वापस 15 दिन के अंदर अंदर मैंने पैसे नहीं दिए, ओके आई फेल टू पे द मनी। ओके, यानी 30 + 15, 30 + 15, ओके अगर 45 डेज के ऊपर हो गए सेक्शन 138 लग जाएगा। भारत माता की जय। समझ में आया? तो सेक्शन 138 लगाने की कंडीशन क्या है? 3। सबसे पहली कंडीशन है कि आपने चेक प्रेजेंट किया है वो वैलिडिटी पीरियड में किया है, यानी 3 महीने में किया, जब चेक का ड्रॉप पीरियड है उसके 3 महीने में किया है। सेकंड, ओके आपने वापस 30 डेज में नोटिस दे दिया सामने वाले पार्टी को। 30 डेज मतलब जिस दिन चेक रिटर्न आया उस दिन, जिस दिन आपको इंटीमेशन आया उसके 30 दिन के अंदर आपने सामने वाले पार्टी को बता दिया कि तेरा चेक रिटर्न आया, और सामने वाली पार्टी ने 15 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो सेक्शन 138 लगाओ और दुगना अमाउंट पाओ, दुगना अमाउंट पाओ, दुगना जेल में डालो। मां कसम भारत माता की जय, गए थे लेने। भारत माता की जय। तोड़ मालिक कंसेप्ट समझ में आया मालिक? ओके, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेक्शन 138 का लॉजिक क्लियर कट है। 138 के बाद 139 और 140 ये दो चीज बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ध्यान रखना, ये पढ़ने लायक भी है और ये बहुत अच्छा भी है। प्रिजम्पशन इन फेवर, ओके ये पहला पॉइंट 138 क्या, 138 के केस में क्या है, 138 के साथ में 139 140 चलता है। ओके 138 के साथ में क्या होगा, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर, यानी 138 ओके जो भी कोर्ट है वो प्रिजम्पशन कर रहा है। क्या प्रिजम्पशन कर रहा है? ओके होल्डर के फेवर में प्रिजम्पशन करेगा। व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट होल्डर ऑफ चेक रिसीव्ड द चेक इन द नेचर टू बी रिफर्ड इन सेक्शन 138। यानी आपको प्रूव, अगर एग्जांपल ओके मैंने चेक दिया था शशांक को, अमित हैज गिवन द चेक टू शशांक, ओके सेक्शन जब प्रिजम्पशन क्या होगा, 139 का प्रिजम्पशन क्लियर है, ये चेक दो दिया हुआ है अमित ने शशांक को, ये डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी में है, तो अमित को प्रूव करना पड़ेगा कि ये 5 चीजें याद है, गिफ्ट के लिए दिया है या कुछ अलग के लिए दिया है, यह आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये प्रिज्यूम नहीं होगा। तो कोई भी चेक, आप जो भी चेक देते हो ये क्या प्रीज्यूम किया जाएगा, ये चेक जो भी आपने दिया हुआ है, ये चेक किस पर्पस के लिए दिया है, डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट और लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। ओके ये प्रिजम्पशन होगा, और यही प्रिजम्पशन के बेसिस पे और एक 140 पे पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया है, डिफेंस ये ले ही नहीं सकते। यानी एग्जांपल, अब अमित क्या डिफेंस नहीं ले सकता, ये भी समझ लीजिए। अमित ये नहीं बोल सकता कि सर अब जहां पना ओके कोर्ट के ओके योर ऑनर ओके मेरे को ऐसा लगा था कि चेक ये मैंने जो शशांक को दिया था ये चेक अभी 15-20 दिन के बाद डालने वाला है, तब तक 15-20 दिन के लिए मैं फंड किधर उधर मैनेज करने वाला था, तब तक फंड डूब गया। ओके ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने चेक दिया ओके ये चेक 3 महीने में कभी भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये आप डिफेंस ले नहीं सकते कि 3 महीने में वो फंड्स मेरे को लगा था कि 1 महीने बाद डालेगा, 2 महीने बाद डालेगा, इसलिए मैंने उसमें फंड नहीं रखे थे, 1 महीने के बाद फंड्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं है, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। आप जब चेक इशू कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर फंड्स ऑलरेडी है। इसीलिए याद रखना पोस्ट डेटेड चेक, या अगर आपने स्टॉप पेमेंट किया ओके जानिए, अगर आपने स्टॉप पेमेंट का नोटिस दिया, अगर आपने कोई एमसीक्यू आता है या केस स्टडी आता है, स्टॉप पेमेंट का नोटिस किया, क्या सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये तो रिटर्न आया ही नहीं है, ओके डिसऑनर हुआ ही नहीं है। लेकिन ओके ये 140 की वजह से, 139 और 140 ये दोनों की कंटेक्स्ट की वजह से ये डिसऑनर माना जाएगा। सर क्यों? क्योंकि आपने जब चेक दिया आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि भाई यार मेरे को ऐसा लगा था पैसा आने वाला है इसलिए मैंने चेक दिया, बाद में मुझे मालूम पड़ा पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा डिफेंस ले ही नहीं सकते। तो सेक्शन 138 ओके डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। 139 आप डिफेंस आपके फेवर में ये होगा कि चेक डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट के लिए होगा। 140 आप ये डिफेंस यूज ही नहीं कर सकते। 139 140 138 139 140 समझ में आया मालिक? ओके 141 अगर कंपनी ने ऑफेंस किया है तो मेरे को बताओ क्या जेल में कंपनी जाएगी? आंसर इज नो। जो डायरेक्टर और ऑफिसर उस टाइम पे काम कर रहे होंगे वो लोग के अगेंस्ट ये होगा। लेकिन अगर कोई ऑफिसर और डायरेक्टर ये बोल रहा है कि भाई यार मेरे को मालूम नहीं था ऐसा कोई इशू आया हुआ है, ओके वो अपने आप को बचा सकता है। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से सेक्शन 141 का क्लियर है, एक्सेप्शन का पॉइंट है। अगर वो प्रूव करता है कि मेरे को मालूम नहीं था ये ऑफेंस जब हुआ मेरे को आइडिया ही नहीं था, ओके ये सारा सीन है, तो ये बच सकता है। ये कॉन्सेप्ट 141 में चला जाता है। 141 के बाद आता है 142 सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट याद रखना एमसीक्यू के लिए ज्यादा रिलेवेंट होगा। आई मे एक्सपेक्ट एमसीक्यू हियर रेदर देन थियरी। सबसे पहला पॉइंट ओके ये केस किधर करेंगे? ये केस जाके आपको कोर्ट में करना पड़ेगा। सवाल आता है कौन सी कोर्ट में, तो आपको याद रखना केस कैसे करना होगा, रिटर्न कंप्लीट करना होगा पहला पॉइंट। ओके तो आप ये देखो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 142 पे होगा, जो भी आप बुक देख रहे हो उसमें अंदर ये देख लेना। ओके तो आपको रिटर्न कंप्लेंट करनी होगी। अब ये रिटर्न कंप्लेंट किसके पास करनी पड़ेगी? मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी जो भी मैजिस्ट्रेट है वो मैजिस्ट्रेट दो हो सकते हैं, या तो जुडिशियल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, उनके पास आप रिटर्न कंप्लेंट करोगे। और ये रिटर्न कंप्लेंट कौन कर सकता है? ओके ये पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ये लोग कर सकते हैं। सर ये कितने पॉइंट में या कितने दिन में करने हैं? तो आपको याद रखना होगा जिस दिन ओके आपका, वापस मैं बोल रहा हूं, देखो ये 138 कब अट्रैक्ट करोगे, याद करके बताओ 138 अट्रैक्ट करोगे कब? कंडीशन थी मैंने बताया जिस दिन डिसऑनर हुआ उसके बाद 30 डेज के इसमें आपने नोटिस दिया, और उसके बाद 15 दिन में उसने पेमेंट नहीं किया। जब ये 15 दिन एंड होते हैं ना, 15 दिन एंड होते हैं, डिसऑनर हुआ उस दिन से नहीं, ये 15 दिन जो कंडीशन का पॉइंट है ये एंड होते हैं ना,
उसके बाद 1 मंथ में आपको ओके ये रिटर्न कंप्लेंट फाइल करनी है। सर अगर डिले हो गया, 1 मंथ से ज्यादा डिले हुआ है, आंसर इज यस, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा 1 मंथ के बाद भी, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के पड़ेगा वो सफिशिएंट कॉज था, वो कंप्लेंट नहीं कर सका। ओके फर्दर उसको आप टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसको सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा। एग्जांपल सर ऐसा हो सकता है, आंसर इज यस, जब टेक्नीशियन हुआ सर हार्ट अटैक आ गया, सर बहुत हार्ट बहुत कमजोर है, माय हार्ट गॉट हर्ट सर, माय हार्ट गॉट हर्ट सर। ओके अब ये मेरा हार्ट बहुत कमजोर है तो मेरे को एडमिट होना पड़ा, मेरा बीपी शूट अप हो गया, मेरे को एडमिट होना पड़ा, मैं उठ नहीं सक रहा था बेड से सर, तो 40 दिन निकल गए। अब 40 दिन के बाद क्या कंप्लेंट लॉन्च कर सकता हूं? आंसर इज यस, मेरे पास सफिशिएंट कॉज है, आंसर इज यस। आत्मा क्लियर है? सर इसका जुडिक्शन कौन होगा? तो मैंने आपको जो नाम बताया उसके अलावा और कोई जुडिक्शन नहीं लेगा, मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनके वाला जुडिक्शन किसके पास नहीं होगा। ओके सर ये जुडिक्शन जो होंगे, ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से एरिया के जुडिक्शन होंगे, तो लॉजिक एकदम सिंपल याद रखना। ओके तो यहां पर मैं याद रखता हूं अमित और शशांक। ओके अमित और शशांक, अब अमित और शशांक में क्या डिफरेंस था? अमित इज ड्रॉवर और शशांक इज ड्रॉई। ओके अब अमित ने जब शशांक को चेक दिया, अगर ये लॉजिकली अगर बात करें, ये चेक ओके अगर मैं बोल रहा हूं ओके आप ये चेक टू बी टेकन ऑन द काउंटर है, ओके काउंटर पे लेके जाना है, ओके आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, तो इमेजिन करो शशांक कोई भी काउंटर पे प्रेजेंट करेगा और चेक लेके जाएगा ओपन चेक जैसा। ओके तो जुरिडिक्शन क्या होगा? अमित का जो बैंक है ना, अमित का जो बैंक है, अमित का जो बैंक का एरिया है ना, वो जुरिडिक्शन होगा। यानी एग्जांपल बोलो, अमित अंधेरी में रहता है, मुंबई में रहता है, अमित मुंबई में रहता है, और भाई यार शशांक रहता है पुणे में। ओके अब समझो पुणे में उसने कोई काउंटर से पैसे उठाए होंगे, ओके या उधर डिसऑनर हुआ रहेगा, डजंट मैटर, वो अमित का मुंबई का जो जुडिक्शन ना, उसके एरिया के कोर्ट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वहां पर कंप्लेंट लॉन्च करेगा। ओके और अगर ये काउंटर नहीं है और ये डिपॉजिट करना है, यानी शशांक कोई अकाउंट मेंटेन करता है, तो शशांक जिस बैंक में डिपॉजिट करेगा, यानी एग्जांपल वो पूना के बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, अब अगर वो यानी क्रॉस हुआ है तो यहां पर पूना का जुरिडिक्शन काम आएगा। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया, ये लॉजिक आपको ध्यान रखना होगा। ये 142 का कॉन्सेप्ट आ गया। 142 ए ये आप रीड कर लेना, ओके रीड करना है तो, नहीं तो इग्नोर कर देना। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, ओके जो केसेस ये जो जुरिडिक्शन है ना, ये जो दो मैंने बताया अभी, ये दो मैंने बताया ना अभी, दो जुरिडिक्शन है। अगर एक तो चेक ऑन द काउंटर पे कर रहे हो, यानी ओपन चेक है, और एक है क्रॉस चेक। ओपन चेक का जुरिडिक्शन क्या होगा? ओके जो बंदा ड्रॉवर है उसका एरिया, और जो क्रॉस चेक है जहां पर डिपॉजिट किया वो एरिया। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है ना 2018 के टाइम पे आया हुआ है, उसके पहले नहीं आया है। ओके 2015 के टाइम पे, ऑर्डिनेंस के टाइम पे आया है। तो 2015 के पहले जुरिडिक्शन कुछ और थे, तो ऐसा हो सकता है 2015 के पहले जो भी केसेस थे उसको कैसे, अभी एग्जांपल वो जुरिडिक्शन कुछ और था, तो जुरिडिक्शन जो पहले था ना वही चलेगा, ये कॉन्टेक्स्ट था। ओके उस टाइम तक वो जुरिडिक्शन वहां पर ही क्लोज होगा। उसके बाद जो नए केसेस होंगे वो नए सेक्शन से होंगे। तो 142 उसके ऊपर था। ओके ये ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस का कॉन्सेप्ट डिस्कशन में है। ओके पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो इग्नोर कर देना 142 ए को। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरली 143। अब 143 सेक्शन क्या बोलता है? नेवरदलेस मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ा है। 138 ओके डिसऑनर चेक। 139 ओके आपके फेवर, हम मानेंगे कि ये चेक जो इशू किया है वो डेब्ट के लिए इशू किया है। 140 ओके जो डिफेंस ले ही नहीं सकता, अमित ने चेक बनाया ना, ये अमित डिफेंस ले ही नहीं सकता। 141 ओके कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रखना। 141 के लिए कंपनी अगर ऑफेंस में आया तो क्या होगा। 142 मेरा जुरिडिक्शन क्या है। 142 ए ट्रांसफर ऑफ केसेस है, जिसको इग्नोर करना, खाली 142 ए नाम याद रखना। उसके बाद आता है 143 जहां पर हम लोग केस को, कोई भी केस है वो समरीली ट्रायल कर सकते हैं, यानी इसकी समरी में फटाफट क्लोज करना है। ओके तो याद रखना सबसे पहला पॉइंट है, जो ट्रायल ऑफ ऑफेंस होगा वो किस केस में होगा। ट्रायल ऑफ ऑफेंस मतलब क्या? ट्रायल ऑफ ऑफेंस मतलब सुनवाई किस में होगी। सुनवाई किसके पास होगी? दो ही पॉइंट है, मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये लॉजिक याद रखना। अब पॉइंट ये है, ये लोग सब एविडेंस मंगाएंगे, आपको सबूत पेश करने बोलेंगे, आप बताइए, ऐसे आप करते करते 6 महीने निकल जाएंगे और बहुत लंबा हो जाएगा एक चेक के केस में। तो ये लोग बोलते हैं बिना एविडेंस देखे मैं खुद डायरेक्टली फटाफट क्लोज कर दूं ना मैटर को, इसको बोलते हैं समरली ट्रायल करना। इन केस ऑफ समरी ट्रायल, समझ में आया? समरी ट्रायल करना, तो समरी ट्रायल करना है, ये लोग बोलते हैं समरी ट्रायल कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कब कर सकता है? अगर जेल की सजा 1 साल से ज्यादा ना हो और जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो 5000 से ज्यादा ना हो। समझ में आया? यानी जेल अगर समरी ट्रायल हुआ तो जो भी जज होंगे, जज कौन होंगे? जो कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये मैक्सिमम सजा कितनी दे सकते हैं? 1 ईयर और 5000। ओके तो याद रखना समरी ट्रायल में ये कॉन्सेप्ट है। तो अब सर क्वेश्चन है, सर समरी ट्रायल कब नहीं होगा? ओके मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, इन केस वेयर समरी ट्रायल नहीं होगा, तो अगर 1 साल से सजा ज्यादा देनी है, ओके यानी जज को बोलना है नहीं भाई 1.5 साल की सजा होने वाली तेरे को, अब इस केस में वो समरी ट्रायल नहीं होगा, फिर एविडेंसेस मंगाएगा, सारे एविडेंसेस चेक करेगा, ए टू जेड चेक करेगा। दैट इज सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो, ओके मैजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि नेचर ऑफ केस ऐसा है कि समरी में नहीं करना चाहिए। ओके तो नेचर ऑफ केस याद रखना। ओके और फॉर एनी अदर रीजन विच इज अनडिजायरेबल टू ट्राई समरली, यानी जज साहब के पास अगर 2 रीजन रहे कि 1 साल से ज्यादा सजा देनी है, या दूसरा पॉइंट है इट इज अनडिजायरेबल कि इसको समरली ट्रायल देना चाहिए, इसको भाई एविडेंसेस देख के पूरा ट्रायल करना चाहिए। भारत माता की
की जाए। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होता है समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल याद रखना, समरी ट्रायल में कॉन्सेप्ट याद रखना, सजा कितने की हो सकती है? मैक्सिमम 1 ईयर एंड 5000 जुर्माना। ओके, तो सर समरी ट्रायल कब नहीं हो सकता? अगर 1 ईयर से ज्यादा देना है। 5000 का लॉजिक मत रखना, 1 ईयर से ज्यादा सजा देनी है तो आप समरी नहीं करोगे, या ओके इट इज अनडिजायरेबल टू ट्राई समरीली, ओके तब जाके ये होगा। पर ये कौन डिसाइड करेगा? ये जज डिसाइड करेगा, आप या मैं डिसाइड नहीं करते मालिक। ओके सर, ये जो केसेस जाएंगे कोर्ट में, समरी ट्रायल छोड़ दो या दूसरे कोई भी नॉर्मल ट्रायल भी रहा तो कितने महीने चलेगा? ओके, ये लोग बोलते हैं इसको स्पीडली कवर करना है और आपको ये 6 महीने तक कंक्लूड करना है। यानी यहां पर कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, ये कितना भी करो ओके 6 मंथ्स के अंदर अंदर इसको डिस्पोज कर देना है। आत्मा क्लियर है? तो स्पीडी ट्रायल एंड एफिशिएंट डिस्पोजल, यानी कितना भी हुआ आपको एविडेंस देखने, जो भी देखना है कितने दिन के अंदर देखने का, बात खत्म, 6 महीने के अंदर देखने का। भारत माता की जय। ओके, तो मेरे ख्याल से 143 समरी ट्रायल और स्पीडी डिस्पोजल, ये ध्यान रखना, ये दो अलग अलग चीज है। समरी ट्रायल ओके 1 साल की सजा या 5000 एंड 5000, और स्पीडी डिस्पोजल 6 महीने के अंदर इसको कंक्लूड करना चाहिए। अरे यार एक चेक डिसऑनर हुआ है उसको 6 महीने लगाओगे यार तुम, अरे फटाफट क्लोज करो यार। ओके, स्पीडी डिस्पोजल है, स्पीडी डिस्पोजल। सर ये स्पीडी डिस्पोजल किसके लिए? समरी के लिए? नहीं नहीं नहीं, सारे ट्रायल, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन, इट इज नॉट ओनली फॉर समरी। समरी भी कर रहे हो तो फटाफट ही होने वाला है, वो तो 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा एविडेंसेस देख के कर रहे हो तो 6 महीने से ज्यादा मत लगाना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सर ये जब तक डिस्कशन हो रहा है यानी ये ट्रायल चल रहा है 6 महीने तक चलेगा, तो जो बंदा है जिसने केस फाइल किया कि डिसऑनर हो गया, क्या उसको पैसे की, मतलब उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है? गरीब हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, आंसर इज यस। इसलिए इंटरिम कंपनसेशन दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है मालिक? इंटरिम कंपनसेशन। ये इंटरिम कंपनसेशन 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, मैक्सिमम शुड बी 20%। ओके, इंटरिम कंपनसेशन। सर ये इंटरिम कंपनसेशन कौन दे सकता है? ओके, जो मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, वो ऑर्डर दे सकते हैं इंटरिम कंपनसेशन के लिए। अब ये इंटरिम कंपनसेशन किसको दिया जाएगा? जिसने केस फाइल किया हुआ है। अब सवाल ये है, ओके ये खत्म है, इंटरिम कंपनसेशन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन है इंटरिम कंपनसेशन कब दिया जाएगा? जब बोला जाएगा इंटरिम कंपनसेशन दो, विद इन 60 डेज आपको इंटरिम कंपनसेशन देना है। 60 डेज से आप या ज्यादा लोगे नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, व्हाट इफ ओके ये इंटरिम कंपनसेशन देने में और डिले हुआ, ओके जो भी हुआ, तो यूजुअली 60-30 याद रखना, 60-30 का रेशियो होता है। 60 डेज प्लस 30 डेज एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 90 डेज में आपको इंटरिम कंपनसेशन देना है। वैसे भी केस कितने महीने चलने वाला है? 6 महीने चलने वाला है, यानी 180 डेज चलने वाला है, तो 90 डेज में आपको कुछ तो कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन कितना मिल सकता है? खाली 20%। इंटरिम बोल रहा हूं, इंटरिम कंपनसेशन। अब सवाल ये आता है सर, व्हाट इफ जज साहब ने केस ओके चेक डिसऑनर हुआ उस फेवर में गया, ओके नहीं भाई अमित तात्रे ने गलती नहीं की, शशांक ने गलती की हुई है, शशांक चोमू निकला है, तो इस केस में तो अभी शशांक को तो इंटरिम कंपनसेशन दे दिया था, तो शशांक को पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। कितने दिन में? वापस 60 और 30 याद रखिए। ओके, शशांक को जिस दिन ऑर्डर दिया होगा 60 डेज में और सफिशिएंट कॉज रहा तो 30 डेज में ये पैसा लौटाना पड़ेगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? मेरे ख्याल से इंटरिम कंपनसेशन का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 60-30 यानी अमित भी शशांक को देगा इंटरिम कंपनसेशन, कब देगा? जब जज साहब ऑर्डर करेगा, और 20% कंपनसेशन हो सकता है 60-30 के डेज में देगा। और अगर मेरे फेवर में, देखो मेरे फेवर में नहीं गया तो मेरे को तो पूरा 100% देना ही है शशांक को, लेकिन मेरे फेवर में गया तो शशांक मुझे वापस करेगा कितने दिन में? 60-30 में। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, इसके अलावा ये लोग बोलते हैं 147। ओके हाँ सर, उसके पहले मैं बता दूं ये 143 हो गया, उसके बाद 144, 145, 146 नहीं है अपने लिए, 147, 148 है। 147 क्या है? पंचट है। ओके, जो भी ऑफेंसेस है इधर वो कंपाउंडेबल है, यानी बेलेबल है। ओके, ये नॉन बेलेबल नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, बेलेबल है। ओके, ये ऐसे एकदम खतरनाक ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है लेकिन खतरनाक नहीं है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना। और इसके बाद है सर क्या अपील हो सकती है? आंसर इज यस, सेक्शन 148 में आप अपील कर सकते हो। सर आपके फेवर में किसने केस नहीं दिया? ओके, या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसने आपके फेवर में केस नहीं दिया, आप अपील के लिए जा सकते हो। जब आप अपील के लिए जाओगे तो सबसे पहला सवाल आता है, ओके ये अपील जो होगा वो सेक्शन कौन से इसमें कवर होगा? 148 में कवर होगा। दूसरा पॉइंट, ये अपील कितने दिन में करना हुआ है, तो ये याद रखना है आपको 60 डेज के अंदर, 60 डेज नहीं है। ओके, यहां पर अपील करने के लिए आपको याद रखना, ओके अपील करने के लिए आपको कुछ टाइम दिया हुआ है, इट इज ओनली ओके मेरे ख्याल से 1 मंथ। ओके, आई डू थिंक 1 मंथ का कॉन्सेप्ट है। आई एक बार खाली ये देख लेता हूँ। ओके, इन एन अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर 138 द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर अपीलेंट टू डिपॉजिट सच अमाउंट विच में भी मिनिमम 20%। ठीक है, ओके ये एक पॉइंट है कि डिपॉजिट जब मैं अपील कर रहा हूँ तो मुझे 20% डिपॉजिट करने बोला जा सकता है, ये पॉइंट अपीलेट कोर्ट बोल सकती है। ओके, ये अमाउंट जो पेएबल है वो एडिशनल टू इंटरिम कंपोजिशन है, यानी अगर मैंने इंटरिम कंपोजिशन अगर उसको दे दिया होगा उसके अलावा 20% मैं डिपॉजिट करने भी बोल सकता हूँ। यानी इन शॉर्ट कैसे होगा? ओके, 20% मैं ऑलरेडी एक पार्टी को दे चुका हूं, शशांक को, उसके अलावा अपीलेट अथॉरिटी बोल सकती है 20% हमारे पास डिपॉजिट कर। ओके, लेकिन ये याद रखना ये मिनिमम 20% है। ओके, याद रखना 143 में जो इंटरिम कंपनसेशन था वो मैक्सिमम 20% मुझे देना था, यहां पर ये मिनिमम 20% मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा कोर्ट के पास, अपीलेट कोर्ट के पास। ये पॉइंट ध्यान रखिए।
ओके यहाँ पर ये डिपॉजिट करना हुआ 60 एंड 30 डेज का लॉजिक वापस सिमिलर ही है, 60 और 30 डेज में ही आपको ये डिपॉजिट करना है। ओके ये ध्यान रखिए, कोर्ट के पास, हाँ कोर्ट के पास है। और उसके बाद जब कोर्ट कॉन्सेप्ट होगा, ये डायरेक्ट रिलीज कर देगी अमाउंट डिपॉजिट बाय अपील, जैसे ही भी पेंडेंसी ऑफ अपील है, मतलब जो भी सिनारियो होगा उसके हिसाब से काम हो जाएगा। ओके ये भी पॉइंट 60 एंड 30 डेज में आपको सामने वाली पार्टी को देना होगा। ओके अपील का मेरे ख्याल से, ओके अपील का ये 1 मंथ याद रखना। ओके देखिए एक इसको लिंक मैं इधर बता देता हूँ। ओके इधर मैं लिख देता हूँ, इधर नहीं लिखा था इतना, आप नोट रख लेना। ओके जब ये ऑफेंस किया जाएगा, जब ये आप कंप्लेंट करना होगा, कंप्लेंट कितने दिन में करना है आपको, 1 मंथ में करना है। और 1 मंथ से आपको एक्सेस टाइम मिल सकता है, अगर आपने बोला है मेरे को हार्ट अटैक आया था, ये सब कुछ है। ओके अपील में 1 मंथ ही है, 1 मंथ से अलावा एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं है। और एक्स्ट्रा टाइम है तो वो भी 1 मंथ ही है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 मंथ के बाद और एक्स्ट्रा टाइम, 1 मंथ के बाद आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उतना एक्स्ट्रा टाइम है। कौन से इसमें, जब पहली बार आप ऑफेंसेस रिटर्न कंप्लेंट डालने वाले हो, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अपील में 1 मंथ का कॉन्सेप्ट है, और 1 मंथ के बाद एक्सटेंशन सिर्फ 1 मंथ का रहेगा, अगर सफिशिएंट कॉज मिला तो। अगर सफिशिएंट कॉज नहीं मिला तो 1 मंथ के बाद तो एक्सटेंशन है ही नहीं। दिस इज व्हाट योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कहानी खत्म हो जाती है मालिक। ओके तो ये स्टोरी है, और मेरे ख्याल से ये स्टोरी सबको तोड़ क्लियर हुई है। ओके तो ऐसे ही रिवीजन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का कंटेंट शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और ये कंटेंट का लॉजिक सही बैठा है तो तोड़ मालिक। ओके एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, तो मेरे ख्याल से अपन ने आज सेक्शन जो कवर किए, मैं एक बार मैं आपको अपडेट कर दूं। सेक्शन 80 से लेकर मैंने 148 तक कवर किया है। 80 की बात करें, 82 चालू किया था जिसमें डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी किया, जिसमें कैंसिलेशन, रिलीज और पेमेंट का डिस्कस किया। फिर 83 48 आवर्स से ज्यादा टाइम दिया। 84 अगर बैंक डूब गई, कॉन्सेप्ट मैंने बताया। 85 ओके लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर जो मैंने अभी डिस्कस किया था। 86 ओके जहां पर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, यानी एक्सेप्टेंस के लिए दिया और मैंने उसको क्वालिफाइड करके दिया। ओके 87 मटेरियल क्या था, अल्टरेशन। 88 ओके जहां पर एंडोर्सर ने मटेरियल अल्टरेशन किया, उसके बाद वो ना नहीं बोल सकता। 89 अगर कोई मटेरियल अल्टरेशन है वो दिख ही नहीं रहा है और सामने वाले पार्टी ने पेमेंट कर दिया तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके 90 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहां पर बिल्स, अगर बिल एक्सेप्टर के पास आया आफ्टर मैच्योरिटी, अगर बिल एक्सेप्टर के पास, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैच्योरिटी के बाद अगर एक्सेप्टर के पास आता है, नेगोशिएशन बैक होता है, वो आगे दे ही नहीं सकता, ये 90 था। 91 डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। 92 डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। 93 नोटिस भेजनी पड़ेगी, कौन भेजेगा, किसको भेजेगा। 94 नोटिस किस मोड में भेजेगा। 95 सारी प्रायर पार्टीज को नोटिस भेजनी पड़ेगी। 96 ओके जो नोटिस दी जाएगी वो एजेंट प्रिंसिपल को देगा और प्रिंसिपल आगे वाले पार्टी को नोटिस देगा। रिसीवर में एजेंट नोटिस हो सकता है। 97 अगर आपका कोई प्रायर पार्टी मर चुकी है, ओके मैंने और नोटिस उसको भेजी है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजी है, इन दिस केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही नोटिस मानी जाएगी। एंड 98 ओके जहां पर नोटिस कहां पर भेजने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अपन 90 के कॉन्सेप्ट में देख लिया। उसके बाद 123 से लेकर 131 तक था, जहां पर अपन ने टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ा। ओके क्रॉसिंग पहले ब्लैंक चेक पढ़ा, उसके बाद क्रॉसिंग पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ा, जिसके इसमें जनरल क्रॉसिंग पढ़ा, स्पेशल क्रॉसिंग पढ़ा। ओके अकाउंट पे क्रॉसिंग, ये स्टैट्यूटरी रेकरिंग नहीं है तो इसका कोई सेक्शन नहीं होगा। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग पढ़ा, और उसके अलावा अपन ने पढ़ा पेइंग बैंकर की लायबिलिटी डिस्चार्ज, पेइंग बैंकर की लायबिलिटी कब आएगी या कलेक्टिंग बैंकर की लायबिलिटी कब आएगी। जब मैंने बताया कलेक्टिंग बैंकर की लायबिलिटी कभी जिंदगी में नहीं होगी एक्सेप्ट अगर स्पेशल क्रॉसिंग का चेक उसने उसके बैंक के अलावा कुछ लिया होगा। और लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर कब रहेंगे, अगर वो उसने ओके ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भाई बेरर को दे दिया, बेरर इंस्ट्रूमेंट किसी का अलग वे में किया है, ओके जनरल क्रॉसिंग किया हुआ है और आपने हाथ में पैसे दे दिए, ओके स्पेशल क्रॉसिंग किया किसी और बैंक में डाल दिया है। ओके इसके अलावा पेमेंट इन ड्यू कोर्स बराबर नहीं किया, अपरेंट टेनर के हिसाब से नहीं किया, और उसके अलावा अगर फॉर सिग्नेचर है, किसकी फॉर सिग्नेचर है, अगर एंडोर्सर की है तो उसके लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर ये ड्रॉवर की फॉर सिग्नेचर है तो लायबल होगा। उसके अलावा 138 अपन ने पढ़ा, इनसफिशिएंसी फंड्स हुआ तो क्या हो सकता है, 2 साल की जेल हो सकती है, 2 बार हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन मैंने बताई आपको 30 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा और उसके 15 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तब जाके ये हो सकता है। 139 ओके ये माना जाएगा कि ये जो भी चेक दिया हुआ है ये किस पर्पस के लिए दिया है, डेब्ट के लिए दिया है। 140 ओके आप ऐसा बोल नहीं सकते, डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरे को मालूम नहीं था ये चेक कल के कल लाने वाला है, मेरे को लगा 2 महीने बाद चेक डालने वाला रहेगा। ओके 141 इस केस में अपन ये पढ़ा भाई, ओके कंपनी ने ऑफेंस किया तो क्या दिक्कत होगी। 142 ओके कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कहां पर होगा। 142 ए मैंने बताया था ट्रांसफर का, छोड़ दीजिए। 143 ओके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था समरी ट्रायल करना है, समरी एंड स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट था। समरी ट्रायल 1 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना है, और स्पीडी ट्रायल 6 महीने के अंदर क्लोज कर देना है। 143 ए इंटरिम कंपोजिशन दे सकते हैं, मैक्सिमम 20% दे सकते हैं, 60-30 डेज में देना है, अगर फेवर में गया तो ठीक है, फेवर में नहीं गया तो 60-30 डेज में वापस देना है। और उसके बाद अपने लिए आता है 147 कंपैटिबल ऑफेंसेस माना जाएंगे, एंड 148 ये जो भी ऑफेंस है उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। अपील में भी आप डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आपको मिनिमम 20% डिपॉजिट करने पड़ेंगे, मिनिमम 20% डिपॉजिट करने पड़ सकते हैं, ज्यादा भी मांग सकती है ओके अपीलेट अथॉरिटी। और ये जो भी पॉइंट होगा 60-30 डेज में पे करना है, और वापस अगर आपको रिफंड मिलेगा तो 60-30 डेज में मिल जाएगा। भारत माता की जय। तोड़ मालिक ओके, और आशा करता हूं कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट अपन ने ये 2.5 घंटे में कवर कर लिया है, 2.5 घंटे में ये पूरा एनआई खत्म कर लिया और मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए मालिक। ओके तो तोड़ मालिक, ओके अस्सलाम वालेकुम, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। तोड़, टेक केयर मालिक, बाय।